सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं साइंस का एक अगला और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम क्या है। उसका नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जैसे कि एक लाइन तुमने सुनी होगी, लाइन कुछ इस प्रकार है कि चीते की चाल, बाज की नजर और प्रशांत भैया की साइंस में ना कभी संदेह नहीं करते, है ना। तो उसी के लिए मैं एक नया चैप्टर तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। ये जो चैप्टर है ना, इसके ऊपर इतने डाउट, इतने सवाल कि भैया ये ना रटने का चैप्टर है, भैया इसको याद कैसे करेंगे, भैया इतनी सारी चीजें इसके अंदर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना ही याद हो रहा है। स्कूल में टीचर बोल रहे हैं रट लो, बट मैं बोल रहा हूं कि अपन रटेंगे नहीं, अपन आज कहानियों की मदद से बड़ी आसानी से समझ लेंगे, है ना, स्टोरी फॉर्मेट में, जैसे कि अपन आज तक करते आए हैं। तो टेंशन की बात नहीं है। वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भी इज हियर यार, है ना, अपने बीच का कनेक्शन है तो टेंशन मत लिया कर। जब जब प्रॉब्लम आएगी मैं साथ खड़ा रहूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फूड रिसोर्स के बारे में हम पूरा जानने वाले हैं ना। आई होप आप खाना वाना खाकर आए होगे। तो उसी खाने के बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि भैया ये जो खाना है ना, ये आ कहां से रहा है, कैसे इस खाने की प्रोडक्शन हो रही है, ये सब चीजें हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके अंदर हम और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बात करेंगे। बट एक चीज याद रखो, अच्छे मार्क्स लाना अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स लाना अच्छी बात है, बट अपने दोस्तों को यह बोलकर अच्छे मार्क्स लाना कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी पास हो जाए, अच्छे मार्क्स लाएं, तुम भी पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स लाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फूड रिसोर्स है क्या, खाना क्या है, खाना कहां से आता है। ये जो आप खा रहे हो ना, बर्गर पिज्जा, ये कहां से आ रहा है ना। तो देखो, फूड बेसिकली ना दो जगहों से आता है जो हम खाते हैं। एक तो प्लांट से आता है ना, जितने भी आपकी वेजिटेबल्स वगैरह हैं क्या है, प्लांट से आ रहा है। दूसरा आ रहा है एनिमल से, एनिमल के प्रोडक्ट से। जैसे कि आप मिल्क यानी दूध पीते होगे, कहां से आ रहा है, एनिमल से ही तो आ रहा है ना, काउ बफेलो से ही तो आ रहा है। यानी दो ही रिसोर्सेज हैं, एक है आपके प्लांट, एक है आपके एनिमल्स। इन्हीं दो रिसोर्सेज की मदद से हम क्या करते हैं, अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं, है ना। अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अपन प्लांट की बात करते हैं, इस चैप्टर के एंड में अपन एनिमल की भी बात करने वाले हैं। तो प्लांट के बारे में हम एक बार बात करना स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जान लेते हैं कि भाई कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए थे। तो देखो, एक बहुत ही बेहतरीन रेवोल्यूशन था जिसका नाम था क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था ना, बेसिकली याद रखना, ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जो कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हुआ था। और इसका मेन जो काम था ना, जो इसका मेन पर्सपेक्टिव था, वो ये था कि जो फूड बन रहा है ना, जो प्लांट वाला फूड बन रहा है, क्रॉप्स जो उग रही है, खेती जो हो रही है, उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा इंक्रीज कर पाए, है ना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बूस्ट फूड प्रोडक्शन यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इरिगेशन एंड इंप्रूव्ड सीड। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोडक्शन को बढ़ाना, है ना। क्योंकि देखो, खेती बाड़ी तो बहुत सालों से होती आ रही है, बट पुराने जमाने में ना खेती बड़ी कम होती थी, स्लो होती थी, यानी खेती के प्रोसेस में टाइम लगता था। बट जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इसकी मदद से जो खेती की जो स्पीड थी वो ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। अब ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन था, ये आया था मिल्क प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए, है ना। मिल्क या फिर उसके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि आपका बटर होता है, वो मिल्क से आता है, उन सारी चीजों को इंक्रीज करने के लिए कौन सा रेवोल्यूशन आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन आपका आया था। तो याद रखना, व्हाइट रेवोल्यूशन का मेन काम क्या था, कुछ ऐसे मेथड्स की मदद से हम अपने मिल्क की प्रोडक्शन को क्या कर ले, इंक्रीज कर ले। तो दो रेवोल्यूशन आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है उसके अंदर पूरी तरीके से लिखे हुए हैं। बस इसका ऑब्जेक्टिव समझ लो, बाकी इधर से सवाल नहीं पूछा जाता, ठीक है। समझ गए, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये बेसिकली एसएसटी वाली कहानी है। ये चैप्टर साइंस का है ही नहीं। आप सोशल साइंस पढ़ते हो ना, उसका चैप्टर है आधा, तो आधा आप देखना, पूरा एसएसटी 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 हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। साइंस के टीचर एसएसटी भी पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है भाई। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सवाल ही आपके मन में उठ रहा होगा कि वाई इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, क्यों करना है हमें खाने को, हम जो खाना खा रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद से हमारा खाना आ रहा है, उसको हमें इंप्रूव क्या करना है, क्या मिलेगा उसे इंप्रूव करके, बताओ। मैं बताऊं, एक सिंपल सी चीज है। देखो, जब ज्यादा रिसोर्सेज की मदद से ज्यादा खाना आएगा, ज्यादा खाना आएगा, तो जो फार्मर्स होंगे, जो किसान होंगे, इकोनॉमिकली, यानी पैसा, है ना, वो गाना है ना, क्या है, पैसा मोटी चैन मोटा पैसा हाँ, तो यानी क्या भाई, ज्यादा रिसोर्सेज आएंगे, ज्यादा फूड आएगा खेतों से, तो ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि एक तो देखो, इंडिया की पॉपुलेशन भैया बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ क्या है, फार्मर्स की भी तो इकोनॉमिक कंडीशन को हमें इंक्रीज करनी है। इस वजह से हम क्या करते हैं, फूड रिसोर्स को इंप्रूव करने के पीछे के कुछ रीजंस ढूंढते रहते हैं, कुछ तरीके ढूंढते रहते हैं। तो चलिए उन तरीकों के बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले, आज स्टोरी में सबसे पहले कैरेक्टर तुम हो, ठीक है। इस चैप्टर को पूरी कहानी से पढ़ रहे हैं, तुम हो, और तुम एक किसान हो बेटा। क्या हो तुम आज एक किसान बन चुके हो, तुम एक फार्मर बन चुके हो, ठीक है।
तो आज एक फार्मर के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें तुम्हें आज सोचनी है। इस पूरे चैप्टर के अंदर तुम बेटा फार्मर बन चुके हो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ अब हम फटाफट से शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले क्रॉप्स क्या होती है। भाई तुम फार्मर हो, तुम्हें ये नहीं पता क्रॉप्स क्या होती है? भाई क्रॉप्स कुछ नहीं होती। अगर तुम कुछ प्लांट्स को एक साथ ग्रो कर देते हो, बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ ग्रो कर देते हो, तो उसको हम क्रॉप्स बोलते हैं, जिससे कि फूड हम ऑब्टेन करते हैं। अब इसका मतलब नहीं है कि तुमने घर के बाहर एक पौधा लगा दिया और कह रहे हो भैया क्रॉप आ गई, क्रॉप आ गई, क्रॉप आ गई। ना ही, मूर्ख बालक, वो क्रॉप नहीं होती है ना, वो तो एक प्लांट है। बट जब तुम एक जैसे प्लांट बहुत सारे लगा दो पूरे के पूरे खेत के अंदर, पूरे के पूरे फार्म के अंदर, तब वो क्रॉप्स कहलाती हैं। समझ गए क्रॉप्स और एक सिंगल प्लांट के बीच में क्या डिफरेंट है? अब देखो क्रॉप जो होती है वो कितने टाइप की होती है मैं आपको दिखा देता हूं। मुझे पता है ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, आई होप अब ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। एक मिनट देखो। अब देखो सबसे पहली जो क्रॉप है अपनी वो होती है आपकी सीरियल्स, है ना। सीरियल्स क्या होती है? ये वो वाले सीरियल हैं क्या जो तुम्हारी मम्मी देखती है? नहीं भैया, ये वो वाले सीरियल नहीं है। सीरियल्स क्या होते हैं? बेसिकली क्रॉप वो होती है जैसे कि आपकी वीट, राइस वगैरह वगैरह, ये कौन सी कैटेगरी में आती है? सीरियल्स के अंदर आती हैं। इसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। 8वीं कक्षा में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। भैया 8वीं में तो भैया हम नींदों में थे यार, याद नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। अगली देखो, पल्सेस। पल्सेस पता है ना तुम्हें? जैसे तुम्हारी दाल वगैरह वो सब आती है, वो किसके अंदर गिनती है? पल्सेस के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, इसलिए बोलते हैं दाल खाया करो, प्रोटीन मिलेगा। अगला होता है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड जैसे सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये सारी चीजें के अंदर क्या होता है? फैट्स होता है ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा एक होता है आपके वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट वगैरह, इनके अंदर मेनली क्या होता है? विटामिन, मिनरल ज्यादा होते हैं। और एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है फूडर क्रॉप्स। फूडर क्रॉप्स क्या होती हैं? फूडर क्रॉप्स पता है क्या होती हैं? जब एक प्लांट उगता है ना, तो उसके कुछ पार्ट्स ना बचे रह जाते हैं, और उन बचे रह जाते प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं ना, उनको हम पता है किनको फीड करते हैं? जो आपके एनिमल्स हैं, है ना। जैसे आपके काऊ है, बफेलो है, उनको जो पार्ट्स फीड करते हैं ना प्लांट के, उनको हम बोलते हैं फूडर क्रॉप्स। यानी वो क्रॉप जो कि बाकी एनिमल्स के खाने के काम आती है, उनको हम बोलते हैं फूडर क्रॉप्स। इसका एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओट्स। है भैया, सुबह नाश्ते में मम्मी ओट्स देती हैं। क्या भैया हम वो जानवरों वाला खाना खा रहे हैं क्या? अरे नहीं, अब वाले ओट्स बदल चुके हैं, बट जो एक्चुअली में जो ओट्स होते हैं ना, वो ना जानवरों का खाना है, बट अब इंसान खाने लगे, कोई बात नहीं, है ना। चलो, तो ये क्या होता है? फूड फॉर लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक्स क्या होता है बेटा? लाइव स्टॉक्स बेसिकली वही जो एनिमल्स होते हैं जिनको अपन पाल के रखते हैं, वो जो एनिमल्स होते हैं उनको खिलाने के काम आता है। क्या? फूडर क्रॉप। नाम याद रखेंगे, क्योंकि बार बार ये टर्म्स यूज होंगी, बाद में बोलोगे ओहो ये कहां से आ गई, जादू जादू। तो जादू जादू नहीं बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्रॉपिंग सीजन्स की। भैया हम एक किसान हैं, तो सबसे पहले मेरे मन में सवाल आया, कौन सी फसल में कब उगाऊं? यही आया, बहुत बढ़िया। तो मैं तुम्हें बताता हूं, 3 सीजन होते हैं। पहला सीजन होता है आपका खारिफ क्रॉप्स, है ना। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में उगती हैं, उनको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप। दूसरे होते हैं आपके रबी क्रॉप्स, और एक होता है आपका जैद क्रॉप्स। ये जो जैद क्रॉप्स होती हैं गर्मियों के मौसम में उगती हैं, ये जो रबी क्रॉप्स होती हैं विंटर में उगती हैं, और ये जो खारिफ है ना, ये रेनी सीजन में उगती है। भैया याद कैसे रहेगा? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक निमोनिक बता देता हूं। निमोनिक्स यानी शॉर्ट ट्रिक। भैया शॉर्ट ट्रिक क्या है? एक बात बता मुझे, आर से क्या होता है बेटा? आर से होता है रजाई। ठंड में रजाई ओढ़ते हो? हाँ, तो यानी रबी यानी रजाई। रजाई कब ओढ़ते हैं? ठंड में। तो यानी रबी क्रॉप्स उगेंगी विंटर के सीजन में। विंटर कब होता है? नवंबर से लेकर अप्रैल तक, ये तो सबको पता है। अगली चीज, खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप, ख से क्या होता है? कीचड़। खारिफ यानी क से क्या होता है बेटा? कीचड़ होता है ना, कीचड़। तो कीचड़ कब होता है? बारिश के मौसम में बड़ा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। बारिश का मौसम कब आता है? बारिश का मौसम आता है जून से लेकर अक्टूबर तक। लो भाई याद हो गया। खारिफ यानी कीचड़ यानी रेनी, रजाई यानी विंटर्स। उसके अलावा जैद क्रॉप एक अपना बचा है ना, गर्मी वाला, उसको तुम याद कर लो, या तो फिर तुम ऐसे याद कर लो, जैद यानी ज्यादा गर्मी, है ना, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो जैद यानी ज्यादा गर्मी। गर्मी कब होती है? मार्च से लेकर जून तक आपकी गर्मी पड़ती है ना। तो अलग अलग क्रॉप्स की, इनको याद रखना बेटा। सवाल यहां पर पूछा जाता है, लिख रहा हूं, पेपर के अंदर आएगा, फिर बोलोगे प्रशांत भैया ने पेपर लीक कर दिया। नहीं, पेपर लीक नहीं करा, ये पता होते हैं हमें, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो देखो, खारिफ क्रॉप की ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन, उसकी ड्यूरेशन याद रखना। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल भी याद रखना। अब तुम कुछ सोचो, बारिश के मौसम में क्या उग सकता है? कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है? राइस। राइस जो होता है आपका, वो पानी के अंदर उगता है ना। और जो राइस वाली जो क्रॉप्स होती है ना, उनको अपन पैडी भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पैडी, ठीक है।
पैडी, पैडी याद रखना, क्या बोलते हैं? पैडी, कंफ्यूज मत होना। ये जो क्रॉप्स होते हैं जो पानी में उगते हैं उनको अपन पैडी बोलते हैं, जैसे कि राइस। उसके अलावा सोयाबीन, ये सब जो है, कॉटन, कॉटन को भी बहुत पानी चाहिए होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें रबी क्रॉप्स की जो कि सर्दियों में उगती हैं, वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी वीट, उसके अलावा ग्राम, पीज, मस्टर्ड। और गर्मियों में क्या उगते हैं? गर्मियों में भैया वो वाटरमेलन, तरबूज आता है गर्मियों में, याद है? तरबूज खाया करते हैं, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन, ये सब हम गर्मियों में खाते हैं। याद आ गया? बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था खारिफ, रबी और जैद क्रॉप का। आज के बाद नहीं भूलोगे, है ना? ऐसी ट्रिक से अपन याद कर लेते हैं बेटा, अपने लिए कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है? प्रशांत भैया के स्टूडेंट हो, स्कूल में ना स्वैग में रहना है कि भैया सब पढ़ रखा है, और ऐसा आता है ना कि डंके की चोट पे सब याद है, सब समझ में आए हैं, वो कॉन्फिडेंस रखना है तुम्हें। चलो आ जाओ, अब देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर क्या आता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रबी सीजंस? रबी सीजन की क्या ड्यूरेशन है? और नेम टू क्रॉप्स, मैंने बताया सवाल आएगा। रबी सीजन रजाई, रजाई यानी सर्दियों में, सर्दियों में कब आती हैं सर्दियां, वो तुम्हें ड्यूरेशन पता ही है, ठीक है? उसके अलावा ऐसा ही खारिफ क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं? खारिफ यानी भैया कीचड़, कीचड़ यानी, हाँ बहुत बढ़िया, रेनी सीजन, ठीक है? एग्जाम्पल दे देना, बस ऐसे सवाल डायरेक्टली पेपर के अंदर आएंगे। अब देखते हैं, अब मैं किसान हूं, अब मुझे अपने फूड रिसोर्सेज को इंप्रूव करना है बेटा, है ना? कैसे करूंगा यार भैया, कौन सी टेक्निक लगाऊंगा यार भैया? मैंने कहा तो टेंशन मत ले, 3 टेक्निक है, तू खुद सोच। पहले तू क्या करेगा? तुझे यार अलग अलग चीजें बेचनी है ना? किसान है भाई, तो तू जाएगा मार्केट में, बोलेगा मेरे पास एक क्रॉप है, इसको खरीद लो। तो तेरे पास ना वैरायटी होनी चाहिए, हाँ है ना? वैरायटी होनी चाहिए। तो यानी पहली अप्रोच होती है क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना। अलग अलग क्रॉप्स होंगी, बेचेगा तो पैसे कमाएगा। गाना याद है ना, मोटी चैन मोटा पैसा, बहुत बढ़िया, ठीक है? अगला क्रॉप प्रोडक्शन, यानी अब देख तूने वैरायटी तो कर ली, पर तुझे क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, क्या पैसा नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी क्या? क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगली चीज सोच तुझे और क्या जरूरत पड़ेगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन। अब भाई क्रॉप बढ़ा भी ली, बट इमेजिन करो कुछ बीमारियां आ गई, क्रॉप में कीड़े लग गए, तब क्या करोगे? यानी 3 स्टेप्स हमें बस लेने हैं पूरे चैप्टर के अंदर, 3 स्टेप पढ़ने हैं। पहला स्टेप क्या है? हमें वैरायटी चाहिए, दूसरा हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तीसरा हमें क्या? उसकी प्रोटेक्शन करनी है। बस इमेजिन कर लिया, वैरायटी बढ़ाई, प्रोडक्शन बढ़ाई, प्रोटेक्शन कर ली, बस ये 3 स्टेप है ना? इसको तुम एक एग्जांपल से भी, एक नाम से भी याद कर सकते हो, जो कि मैं बच्चों को बार बार बताता हूं। वो क्या है? देखो, पहला क्या है आपका? वैरायटी, ठीक है? पहला क्या है आपका? वैरायटी। दूसरा क्या है आपका? प्रोडक्शन। तीसरा क्या है आपका? प्रोटेक्शन। तो मैं बोल देता हूं इसको VPP। क्या बोल देता हूं? VPP, है ना? वैरायटी, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले वैरायटी। भैया कैसे वैरायटी करेंगे, हैं? मतलब वैरायटी से कुछ एग्जांपल दो, तब तो हम समझ आए। एक एग्जांपल देता हूं बड़ा प्यारा सा यार, देख तूने वो खाए हैं क्या बोलते हैं, राइस, राइस तो खाए होंगे, है ना? चावल। एक आता है व्हाइट राइस, एक आता है ब्राउन राइस। हाँ भैया, क्या है वो? वैरायटी तो है, एक ब्राउन राइस है, एक व्हाइट राइस है, यानी हमने वैरायटी बनाई, है ना? वैरायटी क्यों बनाई? पैसे कमाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, और एक होता है आपका क्या? जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अरे भैया इतना मुश्किल है क्या? भैया बंद करो वीडियो को यार, क्या पढ़ा रहे? रुक जा, रुक जा भाई, 2 मिनट सबर ले, सांस ले, आप ध्यान से सुन, है ना? घबराना नहीं है, अपन तोड़ देंगे शब्दों को और प्यार से समझा देंगे, तू बस ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है तुझे। देख अब देखना, पहली बात है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बेसिकली रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन तो तुम्हें पता है बहुत अच्छे से, उसमें तो तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञान है। तो समझना, हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे? हम 2 प्लांट्स लेंगे, 2 प्लांट्स लेंगे, और उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और उन्हें आपस में रिप्रोड्यूस करा देंगे, या फिर हम उस शब्द को बोलते हैं क्रॉस। हम उस शब्द को बोलते हैं बेटा CROSS। क्रॉस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। भैया प्लांट को कैसे रिप्रोड्यूस करा रहे हो यार, हैं? ये कैसे पॉसिबल है? वो तुम 10th क्लास में पढ़ोगे, कैसे होता है रिप्रोडक्शन, पूरा पढ़ोगे। अभी तुम इतना समझो, 2 वैरायटी के प्लांट हैं, आपस में उनको रिप्रोड्यूस करा दिया। जब हमने रिप्रोड्यूस कराया तो एक नया पौधा होगा। एक एग्जाम्पल दिखाऊं, शॉक हो जाओगे देख के। एक एग्जाम्पल तुम्हें दिखाता हूं, है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये देखो, ये देखना। देखो कहां गया भाई एग्जाम्पल जी, आ जाओ यार, कहां गया? एक बड़ा, हाँ ये रहा, देखो एक ऐसा पौधा है जिसके नीचे तो आलू उगे हैं, ऊपर टमाटर उगे हैं भैया, जादू आइला जादू, ये क्या हो गया? यही है हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं? हम एक प्लांट को ले रहे हैं, मान लो एक टोमेटो का प्लांट लिया, एक पोटैटो का प्लांट लिया, दोनों को हमने क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया, यानी रिप्रोड्यूस करा दिया। एक नया पौधा होगा जिसके पास दोनों की क्वालिटी थी, है ना? उसने पोटैटो भी दिए, उसने टोमेटो भी दिए, है ना? मस्त चीज। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ एक प्लांट में 2 क्वालिटीज आ गई। कितनी बढ़िया चीज है यार,
कितनी बढ़िया चीज है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग बताया था ना, यानी रिप्रोड्यूसिंग बिटवीन टू और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। जेनेटिकली डिसिमिलर यानी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट को अगर हम आपस में रिप्रोड्यूस कराएंगे, प्रोड्यूसेस आर न्यू वैरायटी विद गुड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ दी क्रॉप्स, यानी दोनों क्रॉप्स की उसके पास अच्छी अच्छी खूबी होंगी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन भी भैया कितना होता है, 3 प्रकार का आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन कौन सा, पहला होता है आपका इंटर वेराइटल, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, और एक होता है आपका इंटर जेनेरिक। अरे भैया फिर क्या पढ़ा रहे हो, अरे बंद करो, लाइक अरे रुक जा यार, तू थोड़ी देर, तू यार इतनी जल्दी हार मान जाता है तू, है जीवन कैसे लड़ेगा, रुक जा, समझ ले मेरी बात, 2 मिनट रुक। हाँ देख, इंटर वेराइटल क्या होता है समझना, इमेजिन करो 2 प्लांट हैं, देखना बेटा क्या है, 2 प्लांट हैं और उसकी अलग अलग वेराइटीज हैं, यानी प्लांट सेम बट वेराइटीज अलग। जैसे कि एक आते हैं ना आपके ग्रेप्स, एक आपके वो वाले ग्रेप्स नहीं आते काले वाले, एक आते हैं आपके ग्रीन वाले, तो दोनों ग्रेप्स ही हैं बट वैरायटी अलग है। यानी सेम प्लांट डिफरेंट वैरायटी, अगर उन दोनों को अपन आपस में क्रॉस करा देंगे तो हम उसको नाम दे देंगे इंटर वैराइटल। क्या बोला मैंने, सेम प्लांट डिफरेंट वैरायटी। एग्जांपल ब्लैक ग्रेप्स ग्रीन ग्रेप्स, ठीक है। अगला इंटर स्पेसिफिक, ये क्या होता है, अब इसके अंदर प्लांट अलग अलग होंगे, जैसे कि एक टोमेटो का एक पोटैटो का, प्लांट अलग अलग होंगे बट मतलब उनकी स्पीशीज अलग अलग होंगी बट उनका जीनस सेम होगा। भैया जीनस क्या होता है, कुछ नहीं होता बेटा, ग्रुप होता है, ग्रुप, है ना, ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप। यानी प्लांट्स की स्पीशीज अलग से हो सकती हैं, एक टोमेटो हो सकता है, पोटैटो हो सकता है, बट उनका जो ग्रुप है ना वो ग्रुप सेम होना चाहिए, बस उतना ध्यान रखना है हमें, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं क्या, इंटर स्पेसिफिक। उसके अलावा इंटर जेनेरिक, ये सबसे खतरनाक, इसमें हम बोल रहे हैं कि प्लांट भी अलग अलग हो, स्पीशीज भी अलग अलग हो और ग्रुप भी अलग अलग हो। यानी इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या कराते हैं, आपस में प्लांट को रिप्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, यानी प्लांट को क्रॉस करवाते हैं। आ गया समझ में, तीनों, इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और क्या है आपका इंटर जेनेरिक। इसमें क्या है बेटा, सेम प्लांट अलग वेराइटी, प्लांट ही बदल दिया, इसमें ग्रुप भी बदल दिया, बस ये है, ठीक है। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। ये वाला टॉपिक इस चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक है, पर तुम समझोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम समझोगे। चलिए, तो ये हाइब्रिडाइजेशन समझ आ गया। अब बात करते हैं भैया ये क्या नई चीज है, ये इंट्रोडक्शन टू जीन, जीन सब तो हमने सुना ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तूने नहीं सुना तो मैं तुझे आज सुना देता हूं। देख बेटा, तूने वो देखा था सेल, सेल में न्यूक्लियस देखा था, हाँ भैया देखा था, आपकी वीडियो देखी थी। उसके अंदर तूने ऐसे डीएनए देखे थे, डीएनए मैंने तुझे बताया था ये डीएनए होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हाँ भैया याद है। अच्छा, डीएनए के अंदर तुझे वो याद है डीएनए क्या काम करता था, डीएनए जितनी भी इंफॉर्मेशन था उसको कैरी करता था, यानी प्लांट कैसा दिखेगा, है ना, प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सब किसके पास था, डीएनए के पास, हाँ भैया याद है। अब देखना बेटा, डीएनए का जो छोटा सा पार्ट है, मान ले डीएनए, इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो है ना उसको अपन बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन। यानी डीएनए का जो छोटा सा पार्ट है ना उसको अपन बोलते हैं जीन। और जो प्रोसेस अब हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं क्या, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। यानी अब हम क्या करेंगे, जो प्लांट है ना उसके डीएनए के अंदर हम बदलाव करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है ना, लैब्स के अंदर ये करना पॉसिबल है। क्या करते हैं, प्लांट को लेते हैं और उस प्लांट के जो डीएनए है ना, जो तुम डीएनए देख रहे हो न्यूक्लियस के अंदर, इस डीएनए में थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं, इस डीएनए के अंदर चेंजेस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उस प्लांट को हमारे हिसाब से बनाना है ना। जैसे इमेजिन करो एक प्लांट था जो कि यार उसमें प्रॉब्लम क्या थी ना, वो बड़ी जल्दी खराब हो जाता था, उसमें डिसीजेस बहुत जल्दी लग जाते थे। तो मैंने क्या करा, उस प्लांट के डीएनए को चेंज कर दिया, यानी डीएनए को मॉडिफाई कर दिया। जैसे मैंने जैसे गाड़ी मॉडिफाई कराते हैं, थार मॉडिफाई करा ली है, मारुति सुजुकी 800 मॉडिफाई करा ली। मैंने अपनी मारुति सुजुकी 800 में बड़े वाले 4 व्हीलर टायर लगा लिए बेटा, अब लिया रहा तुम अपनी थार, हरा दूंगा तुम्हें रेस में, ठीक है। तो जैसे हम गाड़ी मॉडिफाई कराते हैं वैसे हमने क्या करा, प्लांट के क्या कर दिया, डीएनए को मॉडिफाई कर दिया हमारे हिसाब से, और उसी प्रोसेस को हमने बोला क्या, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो क्या होता है, जीन दैट कैन प्रोवाइड द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू द क्रॉप्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। उन जीन्स को हम ऐड करते हैं जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो उससे हमने क्या करा, बदलाव कर दिए, डीएनए के अंदर चेंजेस कर दिए। तो अब हमें जो ऑर्गेनिज्म मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये शब्द तुम्हें याद रखना है जो कि है जीएमओ। जीएमओ क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
समझ गए? ये शब्द की फुल फॉर्म वगैरह कभी कभार पेपर के अंदर आ जाती है कि जीएमओ क्या होता है, तो जीएमओ की फुल फॉर्म हमेशा याद रखनी है। जैसे कुछ एग्जांपल है कॉर्न्स के। अब देखो अपने जो कॉर्न्स आते हैं ना वो भी अलग अलग टाइप के आते हैं। कुछ कॉर्न्स को क्या करा जाता है, उसको जेनेटिकली चेंज किया जाता है ना, ताकि वो कंडीशंस के अंदर रह पाए, सस्टेन कर पाए। ठीक है बेटा, ऐसे कुछ एग्जांपल है। अनियंस आते हैं, उनको भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, चलिए अब सवाल कहां पर आएगा पेपर में, सवाल जो आने के चांसेस हैं वो है यहां से, ये जो हम जीएम कर रहे हैं ना, ये जो हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं सर, फायदा क्या, इसमें मेरा क्या फायदा, तो मैंने कहा तेरा बहुत फायदा। 5 पॉइंटर है, 5 के 5 याद रहने चाहिए। पहला फायदा क्या है, पहला फायदा है हायर यील्ड। अब भैया ये यील्ड क्या, नए नए शब्द आ गए, ये चैप्टर है क्या है भैया, आप पहले बता दो, नए नए शब्द ले आते हो। मैंने कहा देख, यील्ड का मतलब कुछ नहीं होता, तो समझ ले, यील्ड बेसिकली आउटपुट होता है। आउटपुट क्या होता है बेटा, आउटपुट, यानी जब तुम क्रॉप्स लगा रहे हो ना, तो तुम्हें कुछ आउटपुट तो चाहिए, क्रॉप्स आएंगी, है ना। तो हायर यील्ड का मतलब है ज्यादा आउटपुट, यानी बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो कर सकती हैं, वो भी कम समय के अंदर। तो यील्ड का मतलब क्या हुआ, आउटपुट कितना है, कम समय के अंदर, है ना। तो हायर यील्ड का मतलब है ज्यादा आउटपुट कम समय के अंदर। ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़ यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन ने क्या करा, अब जो हमारी यील्ड है, जो हमारा आउटपुट है, क्रॉप्स हैं, वो जल्दी ग्रो करने लग गई। अगला क्या है, इंप्रूव्ड क्वालिटी। भैया हमारी क्वालिटी भी इंक्रीज कर गई, क्योंकि हमने उसको मॉडिफाई कर दिया तो हमारी क्वालिटी इंक्रीज कर गई। उसके अलावा बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी देखो होता क्या है ना कि बेचारा पेड़ है, हमारी तरह घर में तो रहता नहीं है, बाहर रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम का उसको सामने करना रहता है ना। और तुम छोटी छोटी प्रॉब्लम से डर जाते हो, बट बेटा पेड़ नहीं डरता, पेड़ बोलता है आ जाओ, कुत्ती प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या होता है ना, उसके पास बहुत सारी बायोटिक अबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, यानी उसके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कभी हवा तेज हो गई, कभी पानी कम हो गया, कभी पानी ज्यादा आ गया, है ना। तो जितनी भी बायोटिक अबायोटिक प्रॉब्लम्स होती है ना, इन सबको फेस करने के लिए हम प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाई करने से क्या हुआ, अब प्लांट जो है स्ट्रांग हो गया, है ना, अब वो इन सारी प्रॉब्लम से लड़ सकता है। तो याद रखना, क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूसेस ड्यू टू बायोटिक अबायोटिक फैक्टर, वेराइटीज रेजिस्टेंस टू दीज फैक्टर्स कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। यानी जो हम वेराइटीज बढ़ा रहे हैं ना, दोनों प्रोसेस से, हाइब्रिडाइजेशन से, उसके अलावा जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, इन दोनों से क्या हो रहा है ना बेटा, इन दोनों से ही हमारा क्या हो रहा है, वैरायटी बढ़ रही है। वैरायटी बढ़ने से क्या हो रहा है, उनको ताकत मिल रही है, उनको रेजिस्टेंस मिल रहा है, किसके खिलाफ, नेचर के खिलाफ लड़ने के लिए। चलिए अगला देखते हैं, वाइडर एडेप्टिबिलिटी, यानी अब क्या है कि भाई अलग अलग कंडीशंस के अंदर प्लांट ग्रो कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जितने प्लांट ग्रो करेंगे, मोटी चैन मोटा पैसा, है ना, कुछ याद रहे ना रहे, तुम्हें ये गाना तो इस उसके बाद याद जरूर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। भैया कितने गंदे गंदे शब्द हैं। मैंने कहा देख, एग्रोनॉमिक का मतलब क्या होता है, एग्रो यानी फार्म, फार्म यानी डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स का मतलब है वो ट्रेड्स जो कि फार्मर्स को चाहिए, है ना। जब मैं फार्मर हूं, तुम फार्मर हो, तो हम जो ग्रो कर रहे हैं ना, हमें कैसे ट्रेड्स चाहिए उस प्लांट में से, कि भाई प्लांट जो है कम समय के अंदर ग्रो कर जाए, प्लांट जो है वो कम पानी में ग्रो कर जाए, है ना, और उसके बाद प्लांट जो है वो खराब ना हो, प्लांट जल्दी से मरे ना, ये सारे ट्रेड्स मुझे चाहिए। तो ये सारे ट्रेड्स मैं कैसे ला सकता हूं, वेराइटीज के थ्रू, है ना, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू। तो जो 4-5 पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने, ये पांचों के पांचों पॉइंट जो है याद रखना, है ना। कभी भी सवाल आता है कि वेराइटीज को क्यों इंप्रूव किया जाता है, वाई, या फिर सवाल आता है हाइब्रिडाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर सवाल आता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, यही 5 पॉइंट तुम्हें लिख के आना है। हर जगह एक सवाल आएगा, आज बोल रहा हूं, पेपर के अंदर सवाल दिखेगा तो बोलोगे ओहो, है ना। चलो ठीक है, डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, 1 मिनट में पानी पी लूं, 1 मिनट जरा मैं पानी पी लूं। चलो, है ना। तो क्या है, ये क्वेश्चन है जिसमें कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द क्रॉप ऑब्टेन बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन। जीन को जब हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अभी बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं किसके ऊपर, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट की तरफ। पहला प्रोसेस खत्म हो गया, वैरायटी वगैरह हमने कर ली, अब हम ज्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, बट उससे पहले तुमने वो देखा है, कुछ लोग होते हैं ना जो कि क्या करते हैं ना कि अपनी इमेज खींचते हैं, आईफोन को एकदम अपने मुंह के सामने रख लेंगे और फोटो खींचेंगे, है ना, और उनका फेस नहीं दिखेगा बट आईफोन आईफोन दिखता है। देखा है ना, तुम्हारे भी दोस्त में होंगे भाई। कुछ स्टडीज ये बोलती हैं कि ये जो लोग हैं जो कि फेस के सामने फोटो खींचते हैं फोन रख के, उनको ऐसा लगता है कि उनकी फोन की वैल्यू उनके चेहरे से ज्यादा है ना। रोस्ट नहीं कर रहा हूं बेटा उनको, रियलिटी बता रहा हूं, है ना। और
और ऐसे तुम्हारे भी दोस्त हैं तो उनको बता देना, है ना, कि ऐसे मुंह के सामने फोटो रख के मत खींचो, है ना, अपनी वैल्यू बनाओ, है ना, अपने वो बनाओ कि हाँ तुम्हारा स्टेटस होना चाहिए खुद का, तुम्हारी फेस की वैल्यू होनी चाहिए, है ना, जिंदगी में कुछ इतना बड़ा करना है, वो बस फोन खरीदने से कुछ नहीं होता। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट कैसे होगी। अब देखो बेसिकली फार्मर ना 3 टाइप के होते हैं, है ना, एक मेरा जैसा फार्मर जो कि भैया हम पे पैसा नहीं है, हम पे तो है ही नहीं, तो अब हमारे पास ना प्रोडक्शन के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, नो कॉस्ट प्रोडक्शन, मैं बोलूंगा मुझे एक पैसा नहीं लगाना, मैं तो जैसे ग्रो करना चाहूंगा मैं वैसे करूंगा, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। एक तुम्हारे जैसे जो कि बोलेंगे भाई लो कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी बोलेंगे हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज तो करना है बट कम पैसों में करना है। एक अंबानी जी, अंबानी जी बोलते हैं ओहो ले भाई जितना पैसा चाहिए ले, और मेरे खेतों को फुल भर दे, फुल भर दे, जितना भर सके उतना भर दे, है ना। तो अलग अलग टाइप के होते हैं बेसिकली जो नो कॉस्ट प्रोडक्शन है, इनके साथ तो अपन कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे पास तो पैसा नहीं है तो हम तो जितना ग्रो करेंगे उतना करेंगे, बट जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन है और जो हाई कॉस्ट प्रोडक्शन है, इनके लिए हम कुछ स्टेप्स डिजाइन करते हैं जिनकी मदद से प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है। अब वो स्टेप क्या है, वो स्टेप बेटा तुम खुद सोच सकते हो, वो स्टेप तुम खुद, अच्छा ये तो एक क्वेश्चन आ गया इसको छोड़ो, वो स्टेप्स तुम खुद सोच सकते हो। अगर तुम्हें पौधा उगाना है तो कौन कौन से स्टेप तुम्हें करने पड़ेंगे इंक्रीज करनी है अगर प्रोडक्शन। पहला, न्यूट्रिएंट्स उनको देने पड़ेंगे। किससे उगते हैं भाई पौधे, न्यूट्रिएंट्स से ही तो उगते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तभी तो उगते हैं, तो हमें उसको न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। अगला, पानी देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। उसके अलावा तुम खुद बताओ, तुम्हारी जो बॉडी है उसका एक पैटर्न होता है ना, स्लीपिंग पैटर्न, सुबह कब उठोगे कब सोओगे पैटर्न होता है। सिमिलरली क्रॉप की ग्रोइंग का भी एक पैटर्न होता है जिसकी मदद से हम क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं कि क्रॉप को किस टाइप से ग्रो किया जाए, है ना। तो 3 पॉइंट होते हैं, एक होता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम मैनेज करें। अगला इरिगेशन यानी पानी देना, उसके अलावा क्रॉपिंग क्या पैटर्न। ये 3 चीजें एक एक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या होता है। देखो प्लांट होता है उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कैसे, फोटोसिंथेसिस याद करो अपनी पुरानी धुंधली धुंधली यादों के अंदर, सनलाइट आती है, पानी चाहिए, उसके साथ साथ क्या है, सॉइल से कुछ मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, याद आया, कौन कौन से मिनरल चाहिए होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से मिनरल चाहिए होते हैं। तो सॉइल से ना 2 प्रकार के मिनरल चाहिए होते हैं। पहला मिनरल है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो है जो कि प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, है ना, ज्यादा क्वांटिटी में। उसके अलावा माइक्रो है जो कि प्लांट को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, है ना। एग्जांपल याद रखना बेटा, मैक्रो के अंदर होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे के सारे याद रखने हैं तुम्हें, जो कि आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो प्लांट को बहुत ज्यादा चाहिए। माइक्रो क्या है, जो भैया थोड़े से ही चल जाएगा अपना काम, कौन कौन से, वो है आपके क्या, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर और क्या है आपके क्लोरीन। अब ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप मैक्रो याद रखना, माइक्रो याद करो ना करो, मैक्रो याद रखना, क्योंकि मैक्रो पे सवाल हर बार आता है, गिव 4 एग्जांपल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो आपको याद होने चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब आप याद रखना तो आपका फायदा रहेगा, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो में समझ आ गया ना क्या डिफरेंस है ना, मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि भैया अगर न्यूट्रिएंट्स ना हो सॉइल के अंदर तब क्या होगा। अगर बेटा न्यूट्रिएंट्स कम हुए तो पता है क्या होगा, जो आप पौधे लगा रहे हो ना उनकी जो यील्ड है यानी जो उग रहे हैं वो, उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ जाएगा, कम प्लांट्स उगेंगे, और अगर प्लांट्स उगेंगे तो वो बहुत धीरे 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 उगेंगे, यानी होगा क्या, यील्ड में भी इफेक्टिव एज द प्लांट वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ज्यादा प्लांट उग नहीं पाएंगे और आपका लॉस हो जाएगा, है ना बेटा। फिर तुम वो गाना नहीं गा पाओगे, मोटी चैन मोटा पैसा, क्या करे बेटा, कोई बात नहीं, है ना। तो ये दिक्कत हो सकती है ना। तो याद रखना, इसलिए न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मैक्रो, मैंने आपको बता दिया। अब इनकी एक डिफरेंस समझ लो, डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। मैक्रो वो है जो कि ज्यादा चाहिए, माइक्रो वो है जो कि कम चाहिए। एग्जांपल तुम्हें दोनों के याद रखने हैं। अगली चीज, एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर, एनर्जी ट्रांसफर एंड सेल फंक्शन। अब ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, उनका मेन काम क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर कराना। जो आपका प्लांट के जितने भी फंक्शन है, सारे के सारे फंक्शन के अंदर कौन काम आता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। बट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ना, उसका पता है मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है क्या, एंजाइम का फंक्शन करना या फिर फोटोसिंथेसिस या फिर कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस। यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बहुत सारे काम है बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बहुत कम काम है ना। उनके काम है कि ठीक है कोई एंजाइम निकाल दो, फोटोसिंथेसिस में मदद कर दो, बस उनका उतना ही है। बट मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम सॉइल विद सम एयर एंड वाटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ना सॉइल से भी मिलते हैं,
वाटर से भी मिलते हैं और एयर से भी मिलते हैं बेटा। बट ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको सॉइल से मिलेंगे, बाकी कहीं और से नहीं मिलेंगे। ये सवाल पूछा गया था, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉइल से मिलते हैं, वो होते हैं माइक्रो, जबकि सॉइल, एयर, वाटर मैक्रो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए माइक्रो मैक्रो समझ आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक सवाल देखते हैं, व्हाट आर दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए आपके प्लांट को। ऑब्वियस सी बात है, एक्सप्लेन कर देना, एक दो एग्जांपल लिख देना, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। व्हाट मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू द प्लांट बाय एयर वाटर। अभी बताया, लो भाई देखो सवाल भी दिख गया कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट को एयर से भी मिलता है, वाटर से भी मिलता है, सॉइल से भी मिलता है। अभी बताया, खुद बोल देना भाई कौन सा है, बोल दो यार, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बहुत बढ़िया, कुछ एग्जांपल लिख देना, काम आपका बन जाएगा, है ना। उसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूं, एयर से कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो एयर से आपको कार्बन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, वाटर से आपको हाइड्रोजन मिल जाता है, बाकी सॉइल से तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है अगला प्रोसेस। अब देखो भाई, मैंने क्या करा, न्यूट्रिएंट्स तो दे दिए, बट होता क्या है ना, इतने से न्यूट्रिएंट से कुछ होता नहीं है। प्लांट को अगर जल्दी ग्रो कराना है, कुछ एक्सटर्नल चीजें भी डालनी पड़ेंगी। तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन होता है मेन्योर। मेन्योर शायद आपने सुना भी होगा। मेन्योर क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ लो क्या होता है। टू इंक्रीज द यील्ड द सॉइल कैन बी इनरिच्ड बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। यानी पहला प्रोसेस तो है मेन्योर, दूसरा है फर्टिलाइजर। इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, जो अपना सॉइल है ना, उसको अपन न्यूट्रिएंट्स डालेंगे कि ले भाई तू खुश रह, तू जल्दी ग्रो कर जा, ठीक है। अब दो मेथड है, कौन सा? मेन्योर, फर्टिलाइजर। मेन्योर क्या है? मेन्योर इज अ नेचुरल प्रोसेस। यानी मेन्योर बेसिकली क्या होता है, आपके जो घर का कचरा वचरा होता है ना, जैसे आपने वेजिटेबल काटी वाटी, उनका जो वेस्ट बचता है, उस वेस्ट को आपने लिया, एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर डाल दिया, कुछ समय में वो वेस्ट ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है। 8वीं में पढ़ा था, डिकम्पोज हो जाता है और उसके बाद ना वो मेन्योर बना लेता है। अब ये जो मेन्योर है ना, इसके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स सॉइल के अंदर चले गए तो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, मेन्योर इज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कहां से आता है? इट सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट्स सॉइल को वो देता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। प्लांट का वेस्ट, एनिमल एक्सक्रीटा, ये सब डिकम्पोज होते हैं, सॉइल में जाते हैं और क्या होते हैं, मेन्योर को बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखो यार, आपका जो मेन्योर है ना, वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन से 3 टाइप का होता है? पहला है कंपोस्ट, एक है वर्मी कंपोस्ट और एक है आपका ग्रीन मैन्योर। भैया ये क्या नई चीज आ गई? अरे सिंपल है, देख, पहला है कंपोस्ट। तो कंपोस्ट कुछ नहीं होता, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये जो एनिमल एक्सक्रीटा है ना, ये जो प्लांट का जो वेस्ट है ना, इसकी मदद से हम सॉइल में इनको डाल देते हैं और क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ और क्या बन गया आपका, क्या बन गया आपका, मेन्योर। तो बेसिकली ये जो सिंपल प्रोसेस है ना, इसको ही हम बोलते हैं क्या, कंपोस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कंपोस्ट। बट वर्मी कंपोस्ट क्या है? अब तुम हो एक स्मार्ट फार्मर, तुमने बोला यार ये कंपोस्ट का जो प्रोसेस है ना, पूरा का पूरा, इसमें टाइम लगता है, मेन्योर बनने में टाइम लगता है। तुमने क्या करा, तुमने अर्थवॉर्म्स को डाल दिया। क्या करा? अर्थवॉर्म्स। तुमने बोला यार अर्थवॉर्म्स डाल देंगे ना तो मजा आ जाएगा, है ना। अर्थवॉर्म से क्या होगा, प्रोसेस फास्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि देखो वर्मी यानी वॉर्म, वॉर्म अर्थ वॉर्म है ना, तो इस वजह से इसका नाम है वर्मी कंपोस्ट। इसमें क्या होता है, कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म टू फास्टन। अर्थवॉर्म डाल के हम थोड़ी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, बस और कोई नहीं है ना। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम अर्थवॉर्म डाल दोगे, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अगला ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर कुछ नहीं है, जितने भी मान लो क्रॉप्स हैं, है ना, तुमने यारी वो जो क्रॉप्स हैं वो काट दी तुमने, काटने के बाद उन्हीं क्रॉप्स को तुमने अपने खेत के अंदर डाल दिया, दबा दिया, तो वही जो क्रॉप्स है ना वही डिकम्पोज होंगी और वही मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। क्या है, सम प्लांट्स लाइक, अलग अलग प्लांट्स होते हैं कुछ, उससे क्या होता है उनको अपन मिट्टी के अंदर वापस डाल देते हैं और वो क्या करते हैं कुछ समय में डिकम्पोज होकर मैन्योर बना लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना क्या है, सन हेम्प और गुआर, है ना, सन हेम्प और गुआर। ठीक है बेटा, चलिए तीनों याद रहेंगे क्या, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। यहां पर मैन्योर की कहानी होती है आपकी समाप्त। और अब आ जाता है एक सवाल, हाउ इज द यूज ऑफ मैन्योर बेनिफिशियल फॉर आवर एनवायरनमेंट। क्यों करें हम मैन्योर? पहली चीज क्या, मैन्योर जो है ना वो नेचर फ्रेंडली है। नेचर फ्रेंडली यानी क्या, उसमें कोई केमिकल नहीं है, नेचर फ्रेंडली है, नेचर को कोई हार्म नहीं करेगा। दूसरी चीज, जो आपका वेस्ट है ना उसी को हम डिकम्पोज कर रहे हैं, यानी हम वेस्ट को उठा रहे हैं उसी को हम डिकम्पोज कर रहे हैं, तो हम इन्वायरमेंट को क्लीन भी कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छी चीज है। तो यानी क्या है, ये आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करता है, ये आपको रिसाइकल भी करता है। उसके साथ साथ मैन्योर से हो क्या रहा है,
जो आपके मिनरल्स हैं वो वापस से सॉइल में जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा प्रोसेस है ना। इसके तीन तीन बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। आगे बढ़ जाते हैं फर्टिलाइजर्स पे। अब जैसे मैन्योर, उसका बड़ा भाई फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जो है स्मार्ट इंसान है, वो बोलता है कि भाई ऑर्गेनिक करके क्या फायदा, फर्टिलाइजर है केमिकल। यानी वो बोलता है कि मेरे अंदर एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कम समय के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट सॉइल को दे देंगे। बट दिक्कत ये है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये केमिकल है तो ये हार्म भी करता है ना। फर्टिलाइजर हार्म करते हैं, ये एकदम सच्चाई है। बट फिर भी फार्मर्स यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर से ना कम समय के अंदर क्रॉप्स बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है बहुत ज्यादा होते हैं। तो याद रखना फर्टिलाइजर्स क्या है, फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेज हैं। ये क्या करते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और याद रखना फर्टिलाइजर्स आर इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट सिंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्टिलाइजर पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, तो जल्दी से ना प्लांट्स इनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बट यहां पर एक ड्रॉबैक भी है, क्या? क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो होता क्या है, फर्टिलाइजर कभी कभार वाटर बॉडीज के अंदर, मान लो एक रिवर जा रही है, उसमें बह जाते हैं, तो जो रिवर है ना उसका सारा पानी खराब हो जाता है, उसमें जो फिशेज होती हैं वो मरने लगती है ना। तो ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, ये अच्छी चीज भी है बुरी चीज भी है, ठीक है। तो ये आपका फर्टिलाइजर। अब एक बार हम फटाफट से डिफरेंस को देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, बट डिफरेंस देख लो, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो और याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दीज आर केमिकल सब्सटेंस या फिर नॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगला देखते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, ये नेचुरल के बनते हैं, है ना। प्रोसेस क्या होता है, डीकंपोजिशन, ये नेचुरल के नहीं बनते। दे हैव लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनमें न्यूट्रिएंट्स कम है, इनमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है। दे आर चीप एंड आर प्रिपेयर्ड इन रूरल होम्स, यानी हम खुद भी कर सकते हैं इसको, तुम भी कर सकते हो, है ना। बट ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। कहां पर बनते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर बनते हैं। मैन्योर्स आर स्लोली अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट, क्योंकि ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर जो एकदम फटाफट से डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि पानी में सॉल्युबल होते हैं। बहुत बढ़िया, ये कुछ 4-5 डिफरेंसेस हैं, याद कर लेना। बड़ा सिंपल है, चैप्टर आसान सा है, और तुम कहते हो भैया याद नहीं होता। देख एक बात समझ ले दोस्त, तेरा बड़ा भाई हूं इसलिए बोल रहा हूं कि ना, होता क्या है ना, बहुत बार हमें लगने लगता है कि यार क्या ही करूंगा, नहीं हो पा रहा मुझसे। बट गिव अप मत किया करो, है ना। अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूं, तुम हो जो कि अपनी जनरेशंस को बदलने वाले हो। कैसे बदलोगे? सिर्फ एक ऑप्शन है, पढ़ाई। इतना पढ़ना है, इतनी मेहनत करनी है ना कि तुम्हारी आगे की जनरेशंस बोले कि यार एक इंसान था जो हमारे में मेहनत करके गया था और उसने हमारी पूरी जनरेशन बदल दी। उतनी मेहनत करो, उतना रगड़ो, समझ रहे हो बात को, है ना। तो ऐसे गिव अप मत क्या करो इतनी जल्दी, छोटी छोटी चीजों में डर जाते हो, घबराया मत करो, कर लेंगे यार, साथ खड़े हैं, मिलके देखो, मार्क्स भी अच्छे लाएंगे, पेरेंट्स को प्राउड भी फील करवाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं हम फटाफट से। अब आ जाता है हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, बेसिकली आपने देखा है आजकल ऑर्गेनिक वेजिटेबल आ रहा है, ऑर्गेनिक फ्रूट आ रहा है, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अपन बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। देखना बेटा, फार्मिंग प्रैक्टिसेस विच इन्वॉल्व नो यूज ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड एंड कंप्लीटली रिलाइज अपॉन ऑर्गेनिक मैटर्स इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी यहां पर अपन बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर ये क्या होता है, कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी चीज है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी मदद से अपन फर्टिलाइजर बनाते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, क्या है, कुछ बायो एजेंट्स हैं, जैसे कि अपना ये ब्लू ग्रीन एल्गी आप देख सकते हो। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से अपन अपने बायो फर्टिलाइजर्स को बना सकते हैं। वही प्रोसेस है, डीकंपोजिशन वाला ही प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंफ्यूज मत होना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अपन कोई भी फर्टिलाइजर को यूज नहीं करते, जो भी हम यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक होता है ना। फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आ गई तो हम आगे बढ़े जल्दी बताओ, डन है। चलो अब आ जाते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की तरफ। 1 मिनट जरा पानी पी लूं, है ना। देखो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न मैंने आपको बताया, हमने शुरुआत करी थी किसके साथ, हमने देखा अगर मुझे प्रोडक्शन को इंक्रीज करनी है ना तो हमें न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स बताया, फिर मैंने आपको यह बताया कि न्यूट्रिएंट्स जो है ना अपन मैन्योर और फर्टिलाइजर की मदद से दे सकते हैं। अब मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था जो कि था क्रॉप पैटर्न। जैसे हमारी स्लीप साइकिल है, वैसे क्रॉप्स को हम इस तरीके से उगाएं कि भैया क्रॉप ज्यादा उगे। तो बेसिकली 3 टाइप के पैटर्न होते हैं, देखना बेटा। पहला है मिक्स्ड पैटर्न। मिक्स्ड पैटर्न का मतलब क्या है, मान लो मेरा खेत है, बहुत बड़ा खेत है ना, मैंने ले लिया भैया, ले भाई
है ना, मैं भी अमीर फार्मर हूं। अब मैंने यहां पर उगा दिया कुछ भी, यहां पर उगा दिया कुछ भी, यहां पर उगा दिया रोज, यहां पर उगा दिया सनफ्लावर, यहां पर ये, यहां पर वो, यहां पर वो, यहां पर ये, यहां पर वो, यानी मैंने हर डायरेक्शन में अलग अलग क्या बनाया, प्लांट्स को उगा दिया। मेरी मर्जी भाई, मेरा खेत, मैंने उगाया। तो उस टाइप की जो क्रॉप पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। यानी इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिकली हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को उगाते हैं, और वो भी रैंडमली, इधर उधर उधर उधर, कैसे भी रैंडमली, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल वीट, ग्राम, वीट एंड मस्टर्ड, ग्राउंडेड नट्स एंड सनफ्लावर। लोग करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं? क्योंकि अगर बहुत सारी क्रॉप्स उगेंगी ना तो ज्यादा फायदा है, ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिकली ज्यादा फायदा है, तो लोग करते हैं मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। अगला होता है आपका क्या, इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या है, जैसे कि मान लो मैं ही किसान था, अब मैंने क्या करा, मैंने रोज बना दी, ठीक है। इस रो के अंदर तो मैंने क्या करा, इस रो के अंदर तो मैंने एक ही पौधा उगाया, अगली रो के अंदर मैंने एक ही पौधा उगाया, अगले के अंदर मैंने एक ही पौधा उगाया, अगले के अंदर मैंने एक ही पौधा उगाया। यानी रो बाय रो अगर मैं सेम प्लांट्स को उगा रहा हूं तब मैं बोलता हूं उसको इंटर क्रॉपिंग। यानी टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। देखो यहां पर एक पैटर्न है, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, यहां पर एक डेफिनेट पैटर्न है, तब हम बोलते हैं उसको इंटरक्रॉपिंग। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपका सोयाबीन प्लस मेस है ना, तो ये भी लोग उगाते हैं कि एक लाइन में सोयाबीन कर ली, एक में उन्होंने मेस कर लिया, ठीक है। अब क्रॉप रोटेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब यहां पर हम क्या करते हैं ना बेटा, समझना, इमेजिन करो मैंने ना एक पौधा उगाया, ठीक है। इमेजिन करो ये मेरा खेत था, और मैंने ना एक भैया पौधा उगाया। अब मैंने ना उस पौधे को पूरे पूरे खेत में उगा दिया, ठीक है, मैंने उसी को उगाया। अब क्या होगा, वो जो पौधा था, इमेजिन करो उसको ना नाइट्रोजन बहुत चाहिए था, नाइट्रोजन सॉइल से, तो उसने क्या करा, सारा का सारा नाइट्रोजन सॉइल का निकाल लिया, खींच लिया, ठीक है। अब अगर अगले साल मैं वो सेम पौधा उगाऊंगा तो भाई सॉइल में नाइट्रोजन तो है ही नहीं, है ना, नाइट्रोजन वापस से सॉइल में आने में टाइम लगता है बेटा, ऐसा थोड़ा ना कि 4 महीने में ही वापस से आ जाएगा, नहीं आएगा, 1-2 साल लगेंगे। तो अब उसमें है ही नहीं, तो क्या वो सेम प्लांट वापस से उस सॉइल पे उग पाएगा? नहीं उग पाएगा। इसलिए जो फार्मर है ना वो स्मार्ट है, वो क्या करते हैं, वो तुम्हारी तरह नहीं है बेवकूफ, है ना, तुम ठीक है हम तो एक कुछ भी उगा लेंगे, नहीं नहीं, वो स्मार्ट है बेटा, है ना, वो स्मार्ट है। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा हमने ये वाली क्रॉप उगाई, अब ये वाले न्यूट्रिएंट्स जो है उसने खींच लिए, मान लो नाइट्रोजन उसने खींच लिया, अब वो अगले साल एक दूसरी क्रॉप उगाएंगे, एक ऐसी क्रॉप जिसमें नाइट्रोजन की जरूरत ही नहीं है, फिर वो अगले साल एक दूसरी क्रॉप उगाएंगे जिसमें वो वाले न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होगी। ऐसे वो क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं, समझ पाए, ताकि सॉइल जो है उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म ना हो, और यही प्रोसेस होता है क्रॉप रोटेशन। इसके अंदर अपन बेटा क्या करते हैं, बेसिकली क्रॉप रोटेशन इज पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन वन आफ्टर अनदर इन द सेम फील्ड। एक सेम फील्ड पे अलग अलग क्रॉप क्यों कर रहे हैं, ताकि सॉइल जो है हमारा उसको न्यूट्रिएंट्स वापस लाने में, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने में, वापस लाने में समय मिल पाए, ठीक है। इसका एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद करना। जैसे कि मान लो मैंने बीन को ग्रो करा 1 साल तक, बीन ने अपने सारे नाइट्रोजन फास्फोरस को खींच लिया। अब मैं क्या करूंगा, टोमेटो को ग्रो करूंगा, क्योंकि टोमेटो को जरूरत ही नहीं है उतने नाइट्रोजन फास्फोरस की। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं स्वीट कॉर्न को ग्रो करूंगा, है ना, स्वीट कॉर्न को, और उसके बाद वापिस से मैं बीन को ग्रो करूंगा। यानी मैंने स्विच करता रहा, मैं स्विच करता रहा, क्या फायदा हुआ, समझ गए ना, सॉइल रिप्लेनिश हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये होता है आपका क्रॉप पैटर्न। 3 टाइप की क्रॉप पैटर्न याद रखना है, क्या, मिक्स्ड, इंटर और आपकी क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सवाल मेनली क्रॉप रोटेशन पे ही आ रहा होता है, मिक्स्ड, इंटर, क्रॉप रोटेशन, बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाते हैं हमारे अगले 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 की तरफ, जो कि आपका क्या, जो कि आपका इरिगेशन। इरिगेशन बात करते हैं बेटा इरिगेशन की। अब ये बताओ कि मैंने अपने क्या करा, मैंने अपने क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स दे दिए, मैंने क्रॉप पैटर्न भी समझ लिया, अब मैं उसको पानी दूंगा क्योंकि पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इरिगेशन क्या होता है, बेसिकली वाटर सप्लाई होता है। तो इरिगेशन अलग अलग टाइप के होता है, जैसे कि देखो इरिगेशन है क्या, प्रोसेस बाय सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप, उसी प्रोसेस को इरिगेशन बोलते हैं। अब अलग अलग प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस होता है डग वेल, पुराने जमाने में, आज भी होते हैं बहुत जगहों पे, आपके भी होंगे शायद, कमेंट में मुझे बताना आपके घर के वहां पे कुएं हैं या नहीं है, ऐसे कुओं में से ऐसे बाल्टी डाल के पानी निकालते थे, उसको बोलते हैं डग वेल। अब आ गए ट्यूबवेल, मोटर लगा दी है, मोटर की मदद से पानी आता है। एक है वाटर शेड सिस्टम। वाटर शेड सिस्टम क्या होता है, मान लो एक लेक आ रही है या फिर एक छोटी सी कुछ पानी का एक जगह से निकल रहा है, वो क्या करते हैं, वो वहां से ना ऐसे जगह बना लेते हैं, वो जगह बना लेते हैं और सारा का सारा पानी अपने खेतों के अंदर पहुंचा देते हैं, है ना, पानी अपने खेतों के अंदर पहुंचा देते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं वाटर शेड सिस्टम, ठीक है। अगला प्रोसेस देखते हैं,
अगला आ जाता है आपका कैनल्स। कैनाल्स होते हैं ना, बहुत सारे कैनाल्स होते हैं जहां से पानी जा रहा होता है, उनसे पाइप निकाल देते हैं और पाइप निकाल के अपने खेतों के अंदर पानी ले लेते हैं। अगला आ जाता है आपका प्रोसेस क्या, रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम कुछ नहीं होता है, इमेजिन करो एक नदी जा रही है और उसके अगल बगल में तुम्हारे खेत हैं, वाह भाई क्या बढ़िया जगह पे खेत है ना। तो वहां से अगर नदी जा रही है तो हम क्या करेंगे, रिवर में पंप लगाएंगे, पाइप लगाएंगे और वहां से पानी खींच के हम कहां ले लेंगे, अपने खेतों के अंदर ले लेंगे, है ना। तो उसको अपन बोलते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। अगला है टैंक सिस्टम, पानी को स्टोर कर लो। उसके अलावा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, जिसकी अपन भी करते हैं ना, अगर तुम्हारे घर में गार्डन होगा ऐसे पाइप के ऊपर, तुमने कराया क्या, ऐसे पाइप होता है ना, वो पानी देने वाला, उस पर से थोड़ा सा अंगूठा लगाना, अंगूठा लगाओगे ना तो क्या होगा, पानी ऐसे फैलेगा। करा है मैंने तो बहुत करा है। तो उसको अपन बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को हर जगह फैलाना है, ऐसे 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 करके, तो उससे क्या होता है, पानी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि पेपर के अंदर एक बार सवाल पूछा गया था, मान लो तुम एक ऐसे इलाके में हो जहां की पानी बहुत कम है, तो कौन सा इरिगेशन आप करोगे, आप करोगे ड्रिप इरिगेशन। क्यों करोगे, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, एक पाइप लगाते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहां पर तुम देख भी सकते हो बेटा, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप देखो प्लांट को यहां पर पानी मिलता रहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक ड्रॉप अगले जाएगा यहां पे ड्रॉप गिरेगा, यानी हर प्लांट को डायरेक्टली एक 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 ड्रॉप पानी मिलता है। तो इससे क्या होता है, पानी वेस्ट नहीं होता, सारा पानी डायरेक्टली उस प्लांट की रूट्स में जाता है जहां पे उसको रिक्वायरमेंट है। तो इससे पानी बहुत बचता है। तो याद रखना अपना क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन। लास्ट बचता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कुछ नहीं है, बारिश के पानी को रिजर्व करके उसका यूज लेना। मेन कौन सा है, ड्रिप इरिगेशन। याद करना, मैंने आपको अभी बताया, सवाल बार बार पूछा गया था। अब आ जाता है हमारा अगला, जो कि है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अभी तक की कहानी प्रशांत भैया की जुबानी चलो एक बार बोल देते हैं। हमने पढ़ा कि भैया हम थे किसान, अब किसान थे तो हमने बोला कि यार भैया हमें ना मोटी चैन मोटा पैसा वाला गाना चलाना है, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सोचें कि हमें ना प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब हमने कुछ स्टेप्स सोचे, हमने सोचा कि ठीक है, सबसे पहले ना मैं वैरायटी को इंक्रीज करूंगा। वैरायटी इंक्रीज करूंगा, कौन से दो प्रोसेस से करूंगा, एक ना वो हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें आपस में क्रॉस करा देते हैं, एक वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है जिसमें जीन्स में बदलाव कर देते हैं। ठीक है, वो कर दिया मैंने। अब फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करूंगा, तीन प्रोसेस, या तो न्यूट्रिएंट्स, पहले तो न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, किसकी मदद से दोगे, मैन्योर फर्टिलाइजर की मदद से। फिर अगला मैंने देखा कि क्रॉप पैटर्न भी होता है ना, एक मिक्स्ड होती है, एक इंटर होता है, एक क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप पैटर्न भी मैंने सही क्रॉप पैटर्न को चूज करा। उसके बाद मैंने क्या करा, पानी दिया, इरिगेशन करना स्टार्ट करा अलग अलग प्रोसेस से। अब मैंने सोचा यहां तक का तो मैटर सही है, बट अब ना मुझे अपने खेतों को ना सेफ रखना है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्या करूंगा बेटा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी जितने भी डिसीजेज हैं बचाऊंगा तो सही ना यार उनको, बेचारी मेरी क्रॉप खराब हो जाएगी क्या, इतनी मेहनत लगाई मैंने। तो मैंने कहा तुम्हें बचाऊंगा मैं, कैसे बचाऊंगा, देखो, टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिसीज कॉज्ड ऑर्गेनिज्म एंड अदर हार्मिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी उन्हें बचाने के प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। अब यहां पर दो प्रोसेस होते हैं, बस सिंपल है, बड़ा सिंपल है। एक होता है आपका पेस्ट कंट्रोल और एक है आपका स्टोरेज। पेस्ट कौन होते हैं, पेस्ट होते हैं जर्म्स। यहां पर मैं पेस्ट को बोलूंगा तुम्हारे दोस्त बच्चे कहेंगे भैया हमारे दोस्तों का पेस्ट बना दिया, अभी समझाऊंगा कैसे बना है ना। पेस्ट कौन होते हैं, जो कि आपकी ये जो खेती वगैरह है ना, इनको खराब करते हैं, है ना। तो पेस्ट क्या है, क्या है, आपके दोस्त, है ना, यानी कुछ ऐसे अनवांटेड चीजें जो कि आपकी खेती को खराब करते हैं। अब समझते हैं पेस्ट कितने टाइप के होते हैं, और वो भी हम दोस्तों के एग्जांपल से समझ लेंगे। देखो देखते हैं, सबसे पहली चीज टाइप ऑफ पेस्ट, पहला है वीड्स। देखो बेटा, जैसे कि आपके जीवन में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना, एग्जाम के टाइम पे, या कि खुद भी नहीं पढ़ते, तुम्हें भी नहीं पढ़ने देते, कहते हैं भाई भाई चलें पिक्चर देखने, चलें फ्री फायर खेलें, ये खेलें वो खेलें, तो वो तुम्हारी लाइफ के अनवांटेड दोस्त है, तुम्हें भी नहीं चाहिए, तुम्हें भी पढ़ना है, बट क्योंकि तुम्हें वो इतना फोर्स कर देते हैं, तुम्हें भी उनके साथ जाना पड़ता है। उसी प्रकार से होते हैं वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, बेसिकली अनवांटेड प्लांट्स इन कल्टीवेटेड फील्ड, यानी देखो जब हम पेड़ उगाते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट उग जाते हैं जिनका कोई यूज नहीं है, बट वो अनवांटेड है और वो क्या कर रहे हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स को खींचे जा रहे हैं, तो उनको हमें हटाना पड़ता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, पहला आपका पेस्ट कौन हो गया, आपके अनवांटेड प्लांट्स, जिनको हम वीड बोलते हैं, जैसे कि आपके भी दोस्त हो गए। अब अगला है आपके इंसेक्ट्स। कुछ दोस्त होते हैं ना जो कि आपको एग्जाम के टाइम पे नोट्स वगैरह कुछ शेयर नहीं करते, कुछ शेयर नहीं करते, है ना, गायब हो जाता है एग्जाम के टाइम पे अचानक से कि भाई वो अब फोन नहीं उठा रहा, कुछ नहीं कर रहा, पता नहीं क्या चल रहा है ना। उनका अपन बोलते हैं इंसेक्ट। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट क्या करते हैं, इंसेक्ट कैन हार्म प्लांट इन दी फॉलोइंग वे। कैसे हार्म कर सकते हैं, एक तो यार वो इंसेक्ट जाएगा
तो भाई वो आपकी रूट, स्टेम, लीव सबको खराब कर सकता है। उसके अलावा वो पूरे के पूरे प्लांट की डेथ का रीजन भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? दे सक दी सेल सैप, यानी जो सेल होता है ना प्लांट का, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है ना। तुम्हारा जैसे दोस्त जो है, जो आखिरी के टाइम पे तुम्हारी मदद नहीं करता, उसको आज से इंसेक्ट बोलना स्टार्ट करो। और लास्ट रहता है पैथोजन, और सबसे खतरनाक, ये वो दोस्त है जो कि फोन मिलाते हैं और बोलते हैं भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। तो क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, सब पढ़ रहे हो। ये होता है पैथोजन। तो पैथोजन क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह वगैरह, ये क्या करते हैं ना, ये अंदर ही अंदर पूरे प्लांट को खत्म कर सकते हैं। याद रखना है, कुछ वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, विच कॉजेज डिसीज, प्लांट आर कॉल्ड पैथोजेंस, है ना। और ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं? एयर की मदद से, वाटर की मदद से, सॉइल की मदद से। तो पैथोजेंस आएंगे तो भी प्लांट खराब हो सकता है। तो हमें प्लांट को इन तीनों जगहों से बचाना है। किसकी मदद से? वीड से, इंसेक्ट से और पैथोजन से, है ना। और तुम्हें भी इन तीन टाइप के दोस्तों से बच के रहना है। चलिए, तो ये अपना हो गया सिक्योरिटी का। अब अगला था अपना स्टोरेज, है ना। अगला क्या था अपना? अगला था अपना स्टोरेज। अब देखो बेसिकली ना अब हमारा प्लांट उगा लिया है, कटिंग करोगे, कटिंग करके क्या करोगे? उसको स्टोर करोगे। अब स्टोर करने में भी ना आपको एक दो चीजें याद रखनी है कि ऐसा नहीं हो कि भाई तुम एक ऐसी जगह पे स्टोर कर रहे हो जहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कीड़े हो, इंसेक्ट्स हो। ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना, स्टोरेज क्या होता है ना, स्टोरेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं ना, अपन ऐसे स्टोरेज में रखेंगे जहां पर कोई भी बायोटिक या फिर एबायोटिक फैक्टर नहीं होना चाहिए। बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, फंजाई होते हैं, ये सब होते हैं। अगला क्या है? अबायोटिक। अबायोटिक यानी वहां पर बड़ी हवा तो नहीं चल रही, कहीं बारिश तो नहीं आ जाएगी। ये सारी चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। और इफेक्ट्स क्या होते हैं? अगर हम पुअर तरीके से स्टोर करेंगे, अगर हम अच्छी तरीके से स्टोर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा बहुत कुछ हो जाएगा भैया, है। इकोनॉमिकल, पैसा गया, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा तुम्हारा। कैसे? देख, क्वालिटी खराब होगी, वेट लॉस होगा, डीकलरेशन होगा, और क्या होगा? बहुत सारी एबिलिटीज खराब हो जाएंगी, प्लांट खराब हो जाएगा तुम्हारा, क्रॉप खराब हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपकी पूरी की पूरी एक कहानी जो है समाप्त हो जाती है। और अब हम बढ़ जाते हैं चेक पॉइंट्स की तरफ। ओहो, फ्री फायर एनिमी अहेड, क्या बात है। तो अब कुछ सवाल है और जवाब तुम दोगे। मैं 1 मिनट पानी पी लूं जब तक तुम जवाब दो फटाफट। चलिए भाई, तो जवाब आपने दिया होगा। पहला चेक पॉइंट क्या है? व्हाइट रेवोल्यूशन वाज डन फॉर, किसके लिए? मिल्क के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, बी। अगला, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूडर क्रॉप। फूडर क्रॉप क्या होती थी? याद कर, फूडर क्रॉप वो है जो कि आप अपने एनिमल्स को खिलाते हो। क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? एक तो लंबी होनी चाहिए। अगर छोटी सी क्रॉप है तो भाई कितनी सारी क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी ना। मैं अगर छोटी सी क्रॉप होगी तो कितनी उगाओगे? क्योंकि जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं वो तो बहुत सारा खाना खाते हैं। तो यानी सबसे पहली चीज है टॉलनेस, और अगला है प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। अब देखो, ब्रांचिंग भी होनी चाहिए, यानी आपकी जो क्रॉप है ना वो बड़ी भी होनी चाहिए, तभी तो हम कम क्रॉप में ज्यादा एनिमल्स को खाना खिला पाएंगे। अगर छोटी छोटी क्रॉप्स हैं और ब्रांचिंग भी नहीं है तो कैसे खाना खिलाएंगे? तो ए और बी यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए बेटा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक स्ट्रेस इन प्लांट। प्लांट की जिंदगी में क्या स्ट्रेस? भैया हमारी जिंदगी में पता है कितनी स्ट्रेस है। एक तो भैया सुबह उठो, भैया स्कूल जाओ, भैया ट्यूशन जाओ, भैया नोट्स बनाओ, भैया होमवर्क करो, ये करो, प्रोजेक्ट फाइल करो, फिर उसके बाद भी टीचर। एक तो मैं तुम्हें रियलिटी बता देता हूँ, प्रोजेक्ट फाइल स्कूलों में चेक नहीं हो रही है आजकल, है ना। मेरे पे एक बच्चे का मैसेज आया, मुझको बोलता है भैया मैंने ना क्या करा, एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई, उसके अंदर ना मैं आपका लेक्चर देख रहा था, तो आपका जो लेक्चर था ना वो पूरा का पूरा मैं लिख रहा था। तो उसमें मैं जो जो चीजें मुझे समझ आ रही थी आपके लेक्चर से, मैं सब उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लिखता गया लिखता गया लिखता गया लिखता गया। मैंने 20 पन्ने भर दिए। प्रोजेक्ट फाइल एसएसटी की थी, पर भैया मैंने लिखा आपका लेक्चर रहा था और मैंने उसको सबमिट कर दी और नंबर भी मिल गए। मैंने कहा बेटा यही तो जलवा है। मतलब टीचर चेक नहीं करते तो उतना आप समय मत लगाया करो प्रोजेक्ट फाइल पे। मैं बस ये बताना चाहता था। चलो देखो, क्या है बायोटिक स्ट्रेस? क्या होती है अपने प्लांट की जीवन की? क्या स्ट्रेस है? तो बैक्टीरिया जो अटैक होते हैं वो आपकी बायोटिक है। देखो, बायोटिक का मतलब होता है बेटा, जिसको समझ अभी तक नहीं आया, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। जितनी भी लिविंग चीजें होती हैं वो बायोटिक के अंदर आती हैं, अबायोटिक में नॉन लिविंग आती हैं, ठीक है। चलिए अगली चीज पे पढ़ते हैं। विच इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है? फटाफट से ये आप मुझे अभी के अभी चैट में बताओगे। पन्ने मत पलटना, कसम तुम्हें पन्ने मत पलटना, तुम्हें तुम्हारी मेमोरी टेस्ट होगी, मुझे तुम कमेंट में बताओगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं अपन अगला टॉपिक जो कि है एनिमल हस्बेंड्री। ओहो, है भैया एनिमल को हस्बैंड बना रहे हैं। हाँ, लड़कियां खुश हो गई, एनिमल को हस्बैंड बनाएंगे। क्या चल रहा है भैया इसके अंदर? अरे मूर्ख बालक, ये वो नहीं है जो कि तू सोच रहा है। एनिमल हस्बेंड्री अलग चीज होती है यार, तू मतलब कुछ भी देख। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? बेसिकली
जितने भी एनिमल है उनकी हमें केयर करनी पड़ेगी ना, हमें उनसे क्या है, प्रोडक्ट चाहिए, जैसे मिल्क चाहिए, है ना, मीट चाहिए, तो हमें उनकी टेक केयर करनी पड़ेगी, उनका एक पूरा प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो उस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इन अ एफिशिएंट मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट। यानी एक ऐसा मेथड जिसकी मदद से हम ज्यादा फूड को ऑब्टेन कर पाए, उसको अपन बोलेंगे एनिमल के केस के अंदर एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो प्लांट वाली चीज खत्म हो गई है, प्लांट हमने इंप्रूव कर दिया है, अपनी क्रॉप्स वगैरह। अब मैं बन चुका हूं दूधिया वाले भैया। अब मेरे पास एक भैंस है और मुझे दूध लाना है। अब मुझे भैया इंप्रूवमेंट चाहिए उसके अंदर कि भाई जो हमारी जो भैंस है वो दूध ज्यादा दे, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कि कौन कौन से प्रोसेस है जिससे कि वो दूध ज्यादा दे पाएगी। अब मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। अब दूध वाले भैया बन चुके हैं अपन दोनों, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखो एनिमल हस्बेंड्री भी ना अलग अलग टाइप की है। एक होता है आपका कैटल फार्मिंग। कैटल क्या होती है, आपकी गाय, भैंस और भी बहुत सारे एनिमल होते हैं, गोट वगैरह, वो कैटल के अंदर आते हैं। अगला आता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है बताओ भाई, किसी को पता है? पोल्ट्री फार्मिंग, ये जो मुर्गे होते हैं, चिकन होते हैं, उनकी जो फार्मिंग होती है उसको अपन पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। एक होता है फिश प्रोडक्शन। फिश यानी आपको पता ही है, लोग मछलियां खाते हैं, तो फिश जो होती है उसकी भी प्रोडक्शन करनी है, उनको भी क्या करना होता है, मीट के लिए यूज किया जाता है। अगला है बी कीपिंग। शहद, शहद मिलता है बी से। इवन जो आपकी वैक्स आती है ना, मोमबत्ती वैक्स की बनी होती है, वो वैक्स भी आपकी बी से ही मिलता है, तो हम बी कीपिंग भी करेंगे। तो अब अपन चार चीजें करेंगे, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन और बी कीपिंग। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैटल फार्मिंग के साथ। कैटल फार्मिंग क्या बात है। अपने इंडिया के अंदर तो ऐसी काव नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। देखो सबसे पहले क्या है, कैटल फार्मिंग से हमें क्या क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या फायदा। मैंने कहा भैया दूध बेचूंगा, आजकल दूध बड़ा महंगा हो गया है ना, और मैंने बोला भैया मैं थोड़ा पानी भी मिला के बेचूंगा। जैसे आपके वो दूध वाले भैया आते हैं, पानी मिला के लाते नहीं लाते, लाते हैं, बताएंगे नहीं पर लाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा भैया पानी मिला लूंगा, मिल कर लूंगा, पैसा ही पैसा हो जाएगा। अगली चीज फ्लोइंग फील्ड, यानी अब क्या होता है ना, आपने देखा होगा जो बुल होते हैं, बुल, उनको यूज किया जाता है आपकी फील्ड को, आपके खेत को जोतने के लिए। खेत को जोतना समझते हो ना बेटा, है ना, प्लोइंग ऑफ फील्ड। वो पीछे वो लगा देते हैं और पूरी की पूरी फील्ड के क्या हो जाता है, उस एक औजार आता है उसकी मदद से पूरी की पूरी फील्ड को जोत सकते हैं। अगला आ जाता है बुल कार्ट। ये पुराने जमाने में यूज होता था, अब तो ये कहीं पे भी बुल कार्ट वगैरह यूज नहीं होती है। तो मेन दो रीजन है, मिल्क चाहिए और प्लोइंग करनी है। अब देखते हैं क्या। अब देखो जो कैटल्स होती है ना, वो भी अलग अलग टाइप की है। वाह भाई, यहाँ पे वेराइटी है। एक होती है आपकी फॉरेन कैटल्स, ले भाई। एक होती है आपकी इंडियन यानी लोकल ब्रीड, अलग अलग होगी कैटल भी। जैसे कि फॉरेन देखो, फॉरेन होती है जर्सी, क्या बात है ना, एक अपनी अलग टाइप की ब्रीड होती है जर्सी। उसके अलावा ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस, हॉलिस्टन फ्रिसन, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये नाम बेटा याद करने पड़ेंगे भैया, कैसे होगा, करने पड़ेंगे। ये ना इनके क्या है, इनके साइंटिफिक नेम है ना, इनके नेम है, तो इनको ना आपको याद रखना है। क्या, ब्राउन स्विस, हॉलिस्टन फ्रिशन, जर्सी। उसके अलावा अगर मैं इंडियन बात करूं, जो लोकल है, लोकल है आपकी रेड सिंधी और सहीवाल। सहीवाल जो होती है बड़ी नॉर्मली ना मिल रही होती है, आपके जो आसपास में जो गाय प्रेजेंट होती है ना, वो सहीवाली होती है मेनली, ठीक है। तो ये फॉरेन है और ये क्या है, इंडिजीनियस। इंडिजीनियस यानी हमारे लोकल, इंडिया वाली। ये बेटा नाम याद करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये है आपकी हॉलिस्टन फ्रिशन। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप देखते हो ना पिक्चरों के अंदर, ये इंडियन नहीं है बेटा, बाहर की हॉलिस्टन फ्रिशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं बेसिकली हमने ना यहां पर भी एनिमल्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक है आपका क्या, मिल्च एनिमल, और एक है आपका क्या, ड्रॉट एनिमल। मिल्च, मिल्च क्या है, मिल्च एनिमल कौन से होते हैं बेटा, वो देखना। मिल्च एनिमल जो होते हैं बेसिकली वो एनिमल होते हैं जो कि मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मिल्च, मिल्च यानी मिल्क, तो यानी वो एनिमल्स, दीज इंक्लूड मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। याद रखना, यानी यहां पर हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अब कोई मूर्ख बालक अगर मुझको ये बोला क्या भैया मेल दूध नहीं देते, तुमको मार मार के भाई इतना तो पता है ना, फीमेल मिल्क देती हैं और जो मेल होते हैं वो नहीं देते, पता है, भरोसा कर लूँ पता है ना। हाँ, तो बेसिकली जो मिल्क एनिमल्स होते हैं, मिल्क से यानी मिल्क याद रखना, वो आपको क्या कहते हैं, मिल्क के लिए काम आते हैं। वो मेनली फीमेल, मेनली क्या फीमेल ही होती हैं। अगला आता है आपका ड्रॉट एनिमल्स। ड्रॉट एनिमल्स बेटा क्या होता है, ड्रॉट एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो कि आपको मिल्क के लिए यूज नहीं करते। हम उनको क्यों यूज करते हैं, हम उनको यूज करते हैं बेसिकली एग्रीकल्चर वर्क के लिए। यानी हमें क्या करना है, हमें उससे खेती बाड़ी करवानी है भैया, हमें उसको एग्रीकल्चर के वर्क के लिए यूज करना है, और उसी को अपन बोलते हैं क्या, उसी को अपन बोलते हैं क्या, ड्रॉट, ठीक है। एक मिनट थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लूं, मुझे लग रहा है स्क्रीन में दिख नहीं रहा है शायद आपको, अब क्लियर है। चलो
आ जाओ। तो आपको ये समझ में आ गया क्या मिल्च और ड्रॉट दो टाइप के कैटल हो गए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि आपका लैक्टेशन पीरियड। ये जो है ना लैक्टेशन पीरियड, यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बार बार सवाल पूछा जाता है। देखो अगर आपको पता हो ह्यूमंस के अंदर भी फीमेल कब दूध देना स्टार्ट करती है, मिल्क कब उनका स्टार्ट होता है, जब बेबी हो जाता है, यानी जब बच्चा हो जाता है उसके कुछ समय तक वो जो है मिल्क प्रोड्यूस करती है, उनकी बॉडी जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, और उस पीरियड को अपन बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा दही के अंदर क्या होता है, लैक्टोज होता है, मिल्क के अंदर भी क्या होता है, लैक्टोज होता है, इस वजह से हम उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो याद रखना ये वो टाइम है जब तक आपकी जो कैटल्स हैं, जो आपकी जो गाय हैं, जो आपकी जो भैंस हैं, वो मिल्क प्रोवाइड कर रही है, उस पूरे के पूरे पीरियड को अपन बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, ये कुछ कुछ जो अपनी काऊ होती हैं उनका 9 महीने होता है, 10 महीने होता है, कुछ कुछ को 2-2 साल तक होता है, तो ऐसा भी होता है ना। तो अलग अलग ब्रीड्स के हिसाब से अलग अलग आपका लैक्टेशन पीरियड होता है। याद रखना पीरियड ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग बिटवीन बर्थ ऑफ यंग वन एंड द नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। ये अलग अलग होता है हर एक काऊ के अंदर। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इनहेंस्ड बाय इंक्रीजिंग लैक्टेशन पीरियड इन दी कैटल। अब अगर मुझे ज्यादा दूध चाहिए तो अगर मैं अपनी कैटल का लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज कर दूं, पर भैया वो कैसे करूंगा, लैक्टेशन पीरियड में इंक्रीज हो सकता है? हो सकता है। लोग बड़े चालाक हैं, चालाक ब्रो, चालाक है ना, पैसा कमाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। तो लोगों ने ना एक प्रोसेस ढूंढा जिसको बोलते हैं अपन क्रॉस ब्रीडिंग। यानी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये आपको दिख पाएगा, शायद विजिबल होगा, मैं जूम करता हूं। ये जो आप ब्लैक एंड व्हाइट वाली काऊ देख रहे हो ना, जिसका नाम क्या होता है, होलिस्टिन, तो ये जो होती है ना, इसको लैक्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। और एक होती है अपनी काऊ जो कि अपनी सहीवाल, ये आप सहीवाल देख पा रहे हो, ये अपनी देसी काऊ है, इसका लैक्टेशन पीरियड बहुत कम होता है, बट इसके पास एक क्षमता है, एक ताकत है, ये इम्यून होती है, यानी ना ये बीमार नहीं होती। जबकि अब जो अपनी होलिस्टिन फ्रिशन है, ये बाहर की, जैसे वो नहीं होता साउथ दिल्ली वाले लोग मजाक कर रहा हूँ, मतलब छोटी छोटी बीमारियां लग जाती हैं कि खांसी हो गया, जुकाम हो गया, है ना, 2-2 दिन बीमार हो गए, वैसा। तो होलिस्टिन फ्रिशन भी भाई इंडिया से बाहर की ब्रीड है, तो ये भी छोटी छोटी बातों में बीमार हो जाती थी। तो लोग परेशान हो गए, लोग बोल रहे यार क्या है ये, है इसको तो बीमारी पूरे साल भर तो बीमारी रहती है, दूध कैसे देगी? तो इन्होंने क्या करा, दिमाग लगाया, इन्होंने आपस में ब्रीड करा दिया, ब्रीड यानी रिप्रोड्यूस करा दिया, किसको, होलिस्टिन फ्रिशन को और सहीवाल को, इन दोनों को ब्रीड कराया। अब जो ये जो नई आई ना ब्रीड, इसका नाम होता है फ्रिशॉल, और ये जो फ्रिशॉल होता है ना, इसके पास पता है क्या एबिलिटी होती है, लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा है और साथ साथ में इम्यून भी होते हैं डिसीजेस से। तो हो गया ना दोनों का काम, और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। तो याद रखना क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, फॉरेन ब्रीड्स को लोकल ब्रीड्स के साथ हम क्या करते हैं, ब्रीड करवा देते हैं, उससे क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज होता है, साथ साथ में और भी बहुत सारी एबिलिटीज आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। याद रखना इंपॉर्टेंट है क्रॉस ब्रीडिंग और लैक्टेशन पीरियड। यहां तक सब डन है, तो आगे बढ़ो, चलो ऑल डन, ऑल डन। चलिए लैक्टेशन पीरियड तक एकदम हमें क्लियर हो गया है। अब भैया मैं दूधिया भैया था, मैं दूध वगैरह लाता था, तो अब देखो मेरी काऊ जो है वो मिल्क तो बहुत ज्यादा दे रही है, लैक्टेशन पीरियड मैंने इंक्रीज कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि मेरी जो काऊ है ना, उनको मैं रखूं कहां पर, एक शेल्टर तो होना चाहिए, बेचारी धूप में है, बीमार हो जाएगी, दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो अगला होता है अपना शेल्टर मैनेजमेंट। अब मैं क्या करूंगा, उसको एक शेल्टर दे दूंगा, यानी मैं बोलूंगा यार देख एक नीट क्लीन एकदम प्लेस दूंगा, और मैं बोलूंगा अब यहां पर मैंने शेल्टर लगा दिया है, अब काऊ तू आराम से रहे और अपना दूध मुझे देते रहे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं शेल्टर मैनेजमेंट। अब जो शेल्टर होना चाहिए ना, ये बड़ा बेसिक सा, ये पेपर में आता भी नहीं है, बट फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी में बता रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, जो आपका जो शेल्टर होता है ना बेटा, वो एकदम कैसा होना चाहिए, वो आपका एकदम क्लीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लीन, ऑब्वियस सी बात है, साफ सुथरा रहना चाहिए, उसमें कोई भी जर्म्स नहीं होने चाहिए, एक ऐसा शेल्टर होना चाहिए जो कि वेदर से प्रोटेक्ट करे। ठीक है, फ्लोर्स ऑफ द शेल्टर शुड बी केप्ट ड्राई, ड्राई एंड क्लीन, ये ऑब्वियस सी बात है। रेगुलर ब्रशिंग ऑफ द स्किन ऑफ कैटल, कैटल की आप ब्रशिंग करते रहो ताकि वो बीमार ना पड़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला है फूड रिक्वायरमेंट। अब बात आती है कि भैया उसको खाना भी खिलाना है, तो देखो दो टाइप का खाना होता है, एक आपका खाना होता है रफेज, क्या होता है आपका रफेज, और एक खाना होता है कंसंट्रेट। रफेज क्या होता है, ये वो खाना है जो कि नॉर्मली ज्यादातर इंडियन हाउस होल्ड में खिलाया जाता है गाय भैंसों को, यानी ये वो फूड है जिसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है ना, फाइबर जो आप देखते हो ना घास पत्ती टाइप का खिलाया जाता है, वो जो होता है उसको अपन रफेज बोलते हैं। जबकि ये जो है ना आपका कंसंट्रेट, ये वो फूड है जो कि प्रोटीन कंटेन करता है, जैसे कि कुछ मान लो चने खिला दिए, तो वो क्या है, वो कंसंट्रेट के अंदर आएगा, क्यों, उसके अंदर प्रोटीन होता है। तो याद रखना रफेज यानी फाइबर, कंसंट्रेट यानी प्रोटीन, ये दोनों को ही खिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपनी काऊ को, अपनी कैटल को हेल्दी रखना है,
तो आपको उसको मिनरल्स देने पड़ेंगे, न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, उसके बिना वो हेल्दी नहीं रह पाएगी। इसके साथ साथ और भी विटामिन मिनरल्स देने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस। अब याद रखना जितनी भी आपकी कैटल होती है ना, उनको यार मेनली स्किन डिसीज होता है ना, जिनके घर पे होगी, रिलेटिव में होगा, उनको पता होगा। स्किन डिसीज इज द मेन प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्किन डिसीज है। तो हमें क्या करना है, हमारी जो काव है, जो कैटल है, उसको हमें स्किन डिसीज से बचाना है। वो हम कैसे बचाएंगे? वेरियस मेथड्स हैं उसके लिए भी, कि हम उसको इन्वायरमेंट साफ देंगे, शेल्टर साफ देंगे, है ना, पानी जो हम उसे पिला रहे हैं वो एकदम क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। ऐसे बेसिक बेसिक स्टेप है। इनसे भी सवाल पेपर में नहीं आता, बट ये एकदम बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, है ना, क्योंकि आप और मैं भैया अब दूधिया बन चुके हैं, अब हम भी दूध इधर उधर कर रहे हैं, तो एकदम उस इमेजिनेशन में जाया करो। देखो सारा गेम इमेजिनेशन का, तुम इमेजिन क्या करो कि अच्छा हम इस जगह पे पहुंच गए, तभी मजा आएगा। ठीक है चलिए, ये सारा का सारा यहां पर लिखा है ना, आपको उसको बैक्टीरिया, वायरस जैसे डिसीजेस से बचाकर रखना है। तो बेसिकली कैटल के अंदर क्या क्या चीजें आई? सबसे पहले हमने देखा कि कैटल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अच्छा एक ब्रीड जो होती है इंडियन होती है, एक बाहर की होती है ना, ये सब भी हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भाई अच्छा कैटल को हमें शेल्टर भी अच्छा देना है, ये भी अच्छा देना है, फूड भी अच्छा देना है। हमने देखा लैक्टेशन पीरियड होता है, एक प्रोसेस होता है क्रॉस ब्रीडिंग का, जिसमें आपस में क्रॉस करा देते हैं और एक ऐसा बेबी बनाते हैं जिसका लैक्टेशन पीरियड भी हाई है, इम्यूनिटी भी हाई है। तो ये जो पूरा का पूरा होता है, ये होता है आपका कैटल का पूरा मैनेजमेंट। अब हमने क्या करा, एक पूरी कैटल को मैनेज कर लिया इन सारे के सारे प्रोसेसेस के मदद से। ठीक है, यहां तक क्या सबको समझ आया है? हाँ है ना। अब मैं आपको इस टॉपिक पे होमवर्क दे रहा हूं। जो इंडियन काव है और जो इंडियन बफेलो है, उन दोनों का बेटा नाम याद कर लेना। इंडियन काव, इंडियन बफेलो, दोनों का जो साइंटिफिक नेम है वो याद कर लेना। साइंटिफिक नेम इंटरनेट पे सर्च कर लेना और आपको याद होना चाहिए। दोनों के दोनों का साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। बार बार पेपर के अंदर पूछा गया है साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन काव, साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन बफेलो, वो याद रखना। और साइंटिफिक नेम में ना एक चीज आपको याद रखनी है, जो पहले शब्द का जो कैपिटल, जो पहला शब्द है, मान लो है एक्स वाई जेड, तो जो एक्स होगा ना वो बड़ा होगा, फिर वाई जेड जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, पहले जो पहला वर्ड है, और जो सेकंड वर्ड होगा ना उसके सारे शब्द जो होंगे वो छोटे छोटे से होंगे, सारे वर्ड छोटे होंगे। मान लो अगला है आपका जेड एक्स वाई, तो अब हमें सारी चीजें छोटी लिखनी है, जेड एक्स वाई, ये एकदम शॉर्ट में लिखना है, बट ये हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ये साइंटिफिक वर्ड लिखने का तरीका बता रहा हूं। किसी का भी साइंटिफिक नेम पूछते हैं ना तो ऐसे लिखना होता है। ठीक है, चलिए, है ना, कमेंट्स में बता सकते हो अगर तुम्हें नाम याद है तो। आ जाओ अब बढ़ते हैं अगली फार्मिंग, जो कि अपनी पोल्ट्री फार्मिंग। अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि ठीक है कैटल तो हो गया है, हमारी कैटल वाली फार्मिंग अपनी डन हो गई। अब हम पोल्ट्री फार्मिंग होती है बेसिकली आपके किसके, जो आपके मुर्गे होते हैं, है ना, जो आपके चिकन होते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, चिकन क्या होता है? चिकन होता है बेसिकली जो फीमेल होते हैं, हैन क्या होता है? जो मेल होते हैं। डिफरेंस याद रखना, चिकन और हैन, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अब देखते हैं, जो आपकी पोल्ट्री फार्मिंग होती है ना, वो बेसिकली दो रीजंस की वजह से की जाती है। एक तो एग, अंडे, दूसरा मीट, चिकन मीट भी लोग खाते। तो अब ना हमने पोल्ट्री फार्मिंग को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं आपके ब्रॉयलर्स और एक होते हैं आपके लेयर्स। अब कैसे याद करोगे? एक बड़ी खतरनाक ट्रिक है, बट मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, मैं ठीक है। ब्रॉयलर्स के अंदर है शब्द बॉयल ब्रॉयलर्स के अंदर है शब्द बॉयल, यानी कल को इन्हें जाके बॉयल होना है यानी ब्रॉयलर्स वो होते हैं जिनको यूज किया जाता है मीट के लिए। किसके लिए? मीट के लिए। तो याद रखना, बर्ड ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स। जिनको मीट के लिए यूज किया जाता है वो अपने ब्रॉयलर्स कहलाते हैं। ठीक है, अगला होता है आपका लेयर्स। अब ऑब्वियस बात है, लेयर किस लिए काम होगा? लेयर आपका यूज होता है एग प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? एग प्रोडक्शन के लिए। तो जो आपके बर्ड्स जो होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं किसके लिए? एग प्रोडक्शन के लिए। उनको अपन बोलते हैं क्या? उनको अपन बोलते हैं लेयर। अब एक डिफरेंस आप याद रखना, एक डिफरेंस मैं आपको दिखा भी देता हूं। लेयर्स और बॉयलर्स के बीच का डिफरेंस बार बार पूछा जाता है। देखो, लेयर जो होते हैं ना आपके, उनका मेन काम क्या है? उनका है एग्स को प्रोड्यूस करना। ब्रॉयलर्स का क्या है? ये बॉयल होंगे यानी ये मीट के लिए काम आएंगे। बट अब देखना, जो लेयर्स होते हैं ना, लेयर्स, क्योंकि वो एग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको जो खाना है ना, खाना जो फूड है वो कम दिया जाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्या है? दे रिक्वायर इनफ स्पेस एंड एक्यूरेट लाइटिंग, यानी इनको बहुत सारी स्पेस चाहिए, है ना, बहुत सारी स्पेस चाहिए और अच्छी लाइटिंग भी चाहिए, क्योंकि इन्हें एग को प्रोड्यूस करना है। एग को प्रोड्यूस करने के लिए अच्छी लाइटिंग और एक स्पेस चाहिए होती है। बट इनको जो फूड है ना वो कम दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि यार जो आपके लेयर्स है ना वो ज्यादा बड़े ग्रो ना करें, वो छोटे हो बट उनके जो एग हो ना, एग बड़े हो। तो याद रखना, दे रिक्वायर रिस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड फीड, यानी उन्हें थोड़ा सा खाना चाहिए, ज्यादा खाना उनको नहीं दिया जाता। बट ब्रॉयलर्स,
इनकी मीट बनानी है। अब इनका बड़ा होना बहुत जरूरी है, इस वजह से इनको क्या करता है, देयर फूड रिक्वायरमेंट इज रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन ए एंड के। इनको बहुत सारा खाना दिया जाता है भाई, इतना खाना दिया जाता है कि ये बहुत बड़े बने, क्योंकि इनको क्या करना है, इनके साथ जो करना है वो आपको पता ही है, ठीक है। अब क्या है, दे रिक्वायर कंडीशन टू ग्रो फास्ट, इनको ग्रो फास्ट करना है, इनको ज्यादा ग्रो नहीं करना है, इनका मेन काम है एग प्रोड्यूसिंग, इनका मेन काम आपका है मीट प्रोडक्शन, ठीक है। द ब्रॉयलर शुड यील्ड मोर मीट एंड hen शुड बी एबल टू ग्रो वेल, यानी ये बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि ज्यादा मीट प्रोड्यूस कर पाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके बीच के डिफरेंसेस थे। अब कुछ नाम है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कुछ है इंडिजीनियस ब्रीड और कुछ है आपकी बाहर की, जिनको अपन एक्सोटिक ब्रीड बोलते हैं। नाम याद रख लो, एक दो एग्जांपल याद रख लो, बार बार पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो असील, बसारा, ब्रह्मा, ये सारे क्या है, ये सारे अपने इंडियन ब्रीड है। अगर मैं बाहर की बात करूं, व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है, उसके अलावा रॉड, ये भी एक बहुत फेमस है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे बाहर के हैं, ये अपने इंडियन है। एक दो नाम दोनों को याद रखने हैं, ठीक है। चलिए यहां तक की कहानी सबको क्लियर है, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए एक सवाल देखते हैं, फटाफट से सवाल बताओ, मैं पानी पी लूं जब तक, तुम सवाल बताओ। हाँ, तो सवाल यह है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग ओवर कैटल फार्मिंग, क्या मेन बेनिफिट है पोल्ट्री फार्मिंग। देखो कैटल फार्मिंग के अंदर ना जो एनिमल है वो बड़ा है, तो उसकी मेंटेनेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा है। तो याद रखना, इट रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट। कौन, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होती है, क्योंकि साइज छोटा है और मेंटेनेंस कम है, तो इसके अंदर कॉस्ट कम होती है। अगला, ब्रॉयलर इनटेक ऑफ फीड इज कंपैरेटिवली वेरी लो, यानी जो खाना जो हम खिलाते हैं ना, अगर आप कैटल फार्मिंग कर रहे हो बहुत सारा खाना खिलाना पड़ेगा, यहां पर तो बहुत कम खाना खिलाना पड़ेगा। अगला, पोल्ट्री फार्मिंग रिक्वायर्स वेरी लिटिल वाटर, पानी की बहुत कम आवश्यकता है। बट सेम केस अगर हम कैटल फार्मिंग की बात करें, भैया बहुत सारा फूड हमें वहां पर देना पड़ता है। तो तीन डिफरेंसेस होते हैं, मेनली जो डिफरेंस है वो कॉस्ट का ही है ना, कॉस्ट का ही मेन डिफरेंस है। ये सवाल भी पूछा गया था कुछ स्कूल्स के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है फिश प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं फिश की। देखो अब ना बहुत सारे इलाके हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर भी फिश जहां पर बहुत ज्यादा खाई जाती हैं, तो क्या होता है ना, फिश आजकल ना बहुत कॉमन भी हो गई है, तो फिश की ना पूरी प्रोडक्शन करनी पड़ती है ताकि कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा फिश हम निकाल पाए और हमारा ज्यादा मोटी चैन मोटा पैसा हाँ तो भाई ठीक है, तो भाई ये सारा गेम वही है। तो अब देखना बेटा, फिश जो होता है ना मेनली वो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो लोग बहुत कंज्यूम करते हैं। अब बेसिकली अपनी दो टाइप की फिशिंग होती है, एक होती है अपनी कैप्चर फिशिंग और एक होती है अपनी कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग क्या है, आप मान लो एक फ्रेश वाटर में गए है ना, आप नदी में गए, आपको फिश दिखी, आपने फिश को निकाल लिया है ना, तो वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं क्या, कैप्चर फिशिंग। यानी नेचुरली लिविंग फिशेस इन वेरियस वाटर बॉडीज आर कैप्चर्ड, कैप्चर कर लिया हमने। और एक होता है आपका कल्चर फिशिंग, यानी हमने एक इन्वायरमेंटल बनाया, हमारे हिसाब से हमने एक इन्वायरमेंट बनाया जिनमें हम फिश ग्रो करी, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने कुछ ऐसा टेम्परेचर दिया जिसकी मदद से फिश जल्दी ग्रो कर पाई। तो हमने एक एनवायरनमेंट बनाया और हमारी मदद से फिश ग्रो करी, तब हम बोलते हैं क्या, कल्चर फिशिंग। यानी फिशेज ऑफ डिजायर्ड वैरायटी आर कल्टिवेटेड इन कन्फाइंड एरिया विद आउटमोस्ट केयर एंड गेट मैक्सिमम यील्ड। यानी ज्यादा फिशेस को ग्रो करने के लिए हम उसको अपने हिसाब से इन्वायरमेंट बनाते हैं, हम इन्वायरमेंट में चेंज करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कल्चर। यानी हमने कल्चर बनाया, कैप्चर उठा लिया, कल्चर हमने खुद ने बनाया। क्लियर, कल्चर कैप्चर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब अगर यही कल्चर हम ओशंस के अंदर बनाते हैं ना, अगर यही कल्चर मान लो एक ओशन है, ओशन के अंदर हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, हमने कल्चर बनाया जिसकी मदद से फिशेस बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं, तो तब उसको बोला जाता है मैरी कल्चर। याद रखना, मैरी है ना बेटा, वो वाला मैरी नहीं है ना, वो मैरी नहीं है, ये मैरी कल्चर है। तो याद रखना, व्हेन इट इज डन इन ओशन, जब भी आपका ये जो कल्चर फिशिंग है, जब भी आपकी कहां पर होगी, ओशन के अंदर होगी, तब उसे हम मैरी कल्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओशन का वाटर सॉल्टी होता है, सॉल्टी को मेराइन बोलते हैं, मेराइन वाटर, याद आया मेराइन, हाँ, तो इसलिए इसका नाम है मैरी कल्चर। जब ओशन के अंदर अपन क्या करते हैं, कल्चर फिशिंग करते हैं, ठीक है, डन। फिशिंग का यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देखो बेसिकली फिशेस जो होती है ना, अपनी जो प्रोसेस होता है फिशिंग का, वो दो टाइप का होता है। एक होता है मैराइन फिशिंग, एक होती है आपकी इनलैंड। मैराइन क्या होता है, मैराइन अभी बताया, ओशन। यानी जब भी हम फिशिंग ओशन में करते हैं तब उसे हम मैराइन बोलते हैं। जब भी हम उसे एक नेचुरल बॉडी यानी रिवर, लेक, पॉन्ड यहां पर करेंगे जहां पर सॉल्टी वाटर नहीं है, साफ पानी है, तब उसे हम बोलते हैं इनलैंड फिशरीज। ठीक है, समझ आ गया। ये क्या है, मैराइन यानी ओशन वाली फिशिंग, और ये यानी कोई भी दूसरी बॉडी
जैसे कि अपनी रिवर वगैरह। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, डन है। दो टाइप की फिशरीज समझ में आ गई। कुछ एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो कुछ एग्जांपल है कुछ फिशेस के, जैसे कि प्रॉम्फेट है, ट्यूना है, ट्यूना का नाम आपने बहुत सुना होगा, बॉम्बे डक है ना, ये अपने सारे के सारे क्या है एग्जांपल्स हैं कुछ फिश के। ये अभी आपको उतना याद नहीं करना है, जब याद करना है वो मैं बता दूंगा। अब आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है कि कुछ ये जो हम ओशन में से फिश उठा रहे हैं ना, इनका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होता है। और यही सवाल एक बार एक स्कूल के अंदर पूछा गया था कि कुछ फिशेस की ना बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, एक्सप्लेन। तो देखो कुछ जो फिशेस होती है ना उनकी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, जैसे कि अब यहां पर आपको एग्जांपल याद करने हैं। जैसे कि कुछ फिंड फिशेस होती हैं, जैसे कि आपकी म्यूलेट्स, भेटकी, ये कुछ ऐसी फिशेस हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है और लोग बहुत पैसों में इसको खरीदते हैं। अगला है आपकी सेल फिश, जिनके अंदर शेल नहीं आता, वो वाली जो फिशेस होती है, सच एज प्रॉन, है ना, ये जितने भी होते हैं ये भी बहुत महंगे होते हैं। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओएस्टर्स। ओएस्टर क्या होता है बेटा? ओएस्टर जिसके अंदर आपके मोती नहीं निकलते, मोती, वो होता है ओएस्टर, है ना, मोती निकले ना, हाँ, तो वो होता है ओएस्टर। तो वो जो होता है ना वो भी बहुत ज्यादा महंगी बिकती हैं। तो ये एग्जांपल याद रखना, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने कि कुछ ऐसी फिशेस जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली महंगी बिकती हैं। चलिए, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़े, यहां तक सब कुछ डन है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं दो पॉइंट्स के ऊपर। एक है आपका इनलैंड फिशिंग। क्या है बेटा? इनलैंड फिशिंग। अब इनलैंड फिशिंग में आपको बता ही चुका हूं कि इनलैंड फिशिंग क्या है। बेसिकली एक पॉन्ड, एक आपका रिवर, उसके अंदर अगर फिशेस को हम पकड़ रहे हैं तो उस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या? इनलैंड फिशेस। ठीक है, अब इसके भी कुछ एग्जांपल याद कर लो, कुछ ऐसी फिशेस जो कि साफ पानी में मिलती हैं। दो एग्जांपल याद कर सकते हो, एक याद कर लो रोहू और एक कर लो कटला, क्योंकि पूछा जाता है गिव सम एग्जांपल ऑफ द फिशेस ग्रोन इन इनलैंड वाटर्स। तो एग्जांपल याद कर लो रोहू और कटला। ठीक है, कुछ यहां पर फोटोज भी आप देख पा रहे होगे, ये देखो, ये कुछ फोटोज आप देख पा रहे होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। इंटीग्रेटेड फिश कल्चर क्या होता है? अब देखो, एक ऐसा फिश कल्चर जिसके अंदर हम साथ साथ में ना प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं, यानी हम राइस को ग्रो कर रहे हैं। एक ऐसा फिश कल्चर जिसमें साथ में मैं क्या कर रहा हूं, आप यहां पर अगर ध्यान से देखो, राइस उगा रखा है और साथ साथ में यहां पर हम फिशिंग भी कर रहे हैं। इसमें अंदर दोनों प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, फार्मिंग भी हो रही है और क्या हो रहा है, फिशिंग भी हो रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या? इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। ये एक ऐसी फार्मिंग है जिसके अंदर अपन एग्रीकल्चर चीजें भी ग्रो करेंगे, साथ साथ में अपन क्या करेंगे, फिश भी ग्रो करेंगे। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है? अब कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है? इस कल्चर के अंदर अब हम ना एक वाटर बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेस डाल देंगे, है ना, अलग अलग टाइप की। तो ये क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा कल्चर जिसको अपन, इसको वैसे पॉली कल्चर भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, अपन एक वाटर के अंदर, एक वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारी फिश का अलग अलग टाइप डाल देंगे कि भाई एक टाइप ये, एक वो, एक ये, हमने अलग अलग टाइप डाल दिए। और उसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या? कंपोजिट फिश कल्चर। ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि कम पानी के अंदर ज्यादा फिशेस ग्रो कर पाए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। एक छोटे एरिया के अंदर बहुत सारी फिशेस। अब तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि भैया आपस में फिश खाती नहीं क्या एक दूसरे को? खा भी तो जाती है। मैंने कहा मूर्ख बालक, नहीं खाती। क्यों? क्योंकि फिशेस भी ना अलग अलग टाइप की होती हैं। तीन टाइप की फिश होती हैं। पहली होती है आपकी सरफेस फीडर, यानी वो फिश जो कि पानी के सरफेस पे घूमती है, वो नीचे नहीं जाती, वो सरफेस पे घूमती है। एग्जाम्पल क्या है? कटला, ये सरफेस पे घूमती है। एक होती है आपकी क्या? कॉलम फीडर, या फिर आप इसको बोल सकते हो मिडल फीडर, है ना, मिडल। ये यहां पर आपकी क्या? सरफेस फीडर, ये आपकी मिडल फीडर। अब मिडल फीडर यहीं घूमेगी और यहीं खाना खाएगी, वो ऊपर नीचे नहीं जाएगी, वो यहीं पे ही खाना खाएगी अपना। इसका एग्जांपल क्या है? रोहू। ये एग्जांपल याद रखना। अगला है बॉटम फीडर। बॉटम फीडर जो एकदम नीचे, जो एकदम नीचे, ये क्या है ना, ये जो नीचे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है उनको खाती है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है मृगल या फिर कॉमन कार्प, कोई भी आप याद कर सकते हो। तो यानी इस वजह से ये आपस में फिशेस एक दूसरे को नहीं खाती, क्योंकि इनके एरियाज अलग है, एक सरफेस है, एक मिडल है, एक बॉटम है। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहां पर आपका कंपोजिट फिश कल्चर भी हो जाता है समाप्त। अब बात कर लेते हैं एक बार फटाफट से कि एडवांटेजेस क्या है फिशिंग के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत सिंपल सिंपल एडवांटेज है। एक तो इकोनॉमिकल एडवांटेज तो आपको पता ही है, उसके अलावा यील्ड बहुत ज्यादा हो सकती है, कम पानी के अंदर बहुत सारी फिशेस को ग्रो किया जा सकता है बहुत सारे प्रोसेसेस की मदद से। अगला क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है भाई, है ना, लोग काम कर रहे हैं तो पैसा बन रहा है। अगला है सस्टेनेबल रिसोर्स। फिश कल्चर एक ऐसा रिसोर्स है ना, आप बहुत सारी फिशेस को ग्रो कर सकते हो, तो सस्टेनेबल है, यानी ये आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कभी खत्म नहीं होता, है ना। तो इसलिए ये एक तरीके का सस्टेनेबल रिसोर्स है। तो ये 3-4 पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ फिश के। चलिए अब बढ़ जाते हैं हमारे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका बी कीपिंग। अब अगर आपको हनी खाना है,
है ना। तो भैया बी कीपिंग तो करनी पड़ेगी। कौन करते हैं बी कीपिंग? बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा बिजनेस बना चुके हैं बी कीपिंग के अंदर का। तो बेसिकली इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड केयरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। किसकी मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सॉरी, मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज। यानी बीज जो है ना, देखो आपको पता है बहुत सारी जो मधुमक्खियां होती हैं वो क्या बनाती हैं, वो एक छत्ता बनाती है, अपना पूरा का पूरा नेक्टर बनाती हैं। उस नेक्टर के अंदर वो कुछ लिक्विड सब्सटेंस डालती रहती हैं, ठीक है, और वो बाद में क्या बन जाता है, वो आपका हनी बन जाता है ना, वो आपका हनी बन जाता है। तो जो पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस है ना, इसी को अपन बोलते हैं क्या? इसी को अपन बोलते हैं बी कीपिंग। और बहुत सारे फार्मर्स बी कीपिंग करते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये भी बहुत महंगा है। अगर आप शहद जाओगे मार्केट में मांगोगे तो बहुत महंगा मिलता है। तो इस वजह से यहां पर बहुत सारे फार्मर्स की इनकम होती है। अब यहां पर एक टर्म आ जाता है जिस टर्म को अपन बोलते हैं अपैरी। अभी अपैरी क्या होता है ये आप टर्म समझने की कोशिश करिएगा। बेसिकली एक पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझाऊंगा। सेटिंग अप of a number of bees hives in desirable location in systemic manner that allows maximum pollen and nectar collection। देखो ये बेसिकली अपैरी क्या है? एक ऐसा तरीका है, ये एक बेसिक का तरीका ही है, प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से मैं अपने बीज को इस टाइप से रख पाऊं कि मैं मैक्सिमम हनी को ऑब्टेन कर पाऊं, मैक्सिमम यील्ड ला पाऊं। उस प्रोसेस को अपैरी बोलते हैं। एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिखेगा आपको, बट बस टर्म दिखेगी अपैरी। एनसीईआरटी में बस लिख के छोड़ दिया है और एक इमेज दी गई है ना। तो जो इमेज दी गई है वही है अपैरी। तो अपैरी क्या है? सेटिंग अप द नंबर ऑफ बी हाइव्स, यानी बी के जो हम जो एक पूरे का पूरा बना रहे हैं ना, जहां पर बी बैठेंगी, हनी कलेक्ट होगा, वो हम एक ऐसे पैटर्न में बनाए कि मैक्सिमम बीज को हनी को ऑब्टेन कर पाए। ठीक है, उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या? उसी को अपन बोलते हैं अपैरी। ठीक है, अब यहां पर एक दो नाम याद कर लेना। देखो, सम कॉमन इंडियन वेराइटीज ऑफ बीज इंक्लूड एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना इंडिका। अब अगर आप ध्यान से देखो ये साइंटिफिक नेम है। देखो ए बड़ा है, यहां पर सी छोटा है, यहां पर आई छोटा है। यही मैं आपको बता रहा था, पहला लेटर हमेशा बड़ा रहता है। ठीक है, तो ऐसे आप एक नाम याद कर लो, उतना आपका काम चल जाएगा। बट एक और नाम याद करना पड़ेगा जो कि इटालियन बी, क्योंकि ना इटालियन बी जो है ना उसी को यूज करते हैं। इंडिया के अंदर भी इटालियन बी को यूज करते हैं। इटालियन बी जो होती है ना, उनके पास क्या मेन चीज होती है, इटालियन बी के पास क्या फीचर है और उसका नाम क्या है? तो सबसे पहले ना मैं आपको नाम बता देता हूं, उसका नाम है मेलिफेरा। क्या है ये? नाम याद रखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। और ये सवाल भी पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर भी इटालियन बी मेलिफेरा क्यों यूज की जाती है, ऐसा क्या है उसके अंदर? उसके अंदर भैया बड़ी मस्त चीज है, दिखाऊं? देख क्या बढ़िया चीज है उसके अंदर। देखो, पहली चीज हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, बहुत सारे शहद को एक साथ कलेक्ट कर लेती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अगला, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर लेती है, तो जल्दी बीज बहुत सारी बन जाती हैं। अगला, बहुत कम काटती है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, दे स्टिंग लेस, यानी ये काटती बहुत कम है। और दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला, दे स्टे इन बी हाइव्स फॉर लॉन्ग, यानी वो जो हमने छत्ता बनाया है ना उसके अंदर ही बैठी रहती है, ऐसा नहीं घूमने चली गई और तुम कह रहे हो अरे हमारी बी तो है ही नहीं, कहाँ गई? वो छत्ते में बैठी रहती है बहुत बहुत समय तक। ठीक है, तो याद रखना क्या है? हनी कलेक्शन, रिप्रोड्यूस फास्ट, स्टिंगलेस, और क्या? स्टे एट दी बी हाइव, यानी उसी छत्ते पे बैठी रहती है। ठीक है, शहद क्या होता है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक लिक्विड है ना, एक बड़ा ही खतरनाक लिक्विड है, मीठा लिक्विड है, आपको पता ही है। चलिए, तो यहां पर आपका ये वाला टॉपिक भी हो जाता है समाप्त। और अब आपको बताना है क्वेश्चन। मैं 1 मिनट पानी पी लूं, आप मुझे बताओगे कुछ क्वेश्चंस, और अभी हम टॉप 5 क्वेश्चन भी करेंगे बेटा। टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर बहुत बार वहां से आ रहा होता है ना। चलो एक बार सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो, बताओ, व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बी वेराइटी सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन? हनी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? शहद बनाना है, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अभी बताई, अभी 4 क्वालिटी बताई। जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करनी चाहिए, यहां पर लिखा भी हुआ है। हनी को कलेक्ट करना चाहिए, रिप्रोडक्शन फास्ट होना चाहिए, हाइव्स में बैठी रहनी चाहिए, और कम काटना चाहिए, स्टिंगलेस। ठीक है, और यहीं पर ही वो सारी की सारी चीजें लिखी गई है ना। अच्छा, तुम्हारे भी ऐसे दोस्त हैं क्या जो कि एग्जाम टाइम पे बस तुम्हें बोलते हैं भाई एक वर्ड बता दे, एक वर्ड, बस भाई एक वर्ड बता दे, पूरा आंसर लिख दूंगा, पूरा आंसर लिख दूंगा, एक वर्ड बता दे, है ना। तो ऐसे बैक बेंचर को भी भाई सैल्यूट है जो कि एक वर्ड से पूरा पूरा आंसर लिख देते हैं, है ना। तो मेरे तो ऐसे बहुत दोस्त थे जो कि ऐसे बोलते थे भाई एक वर्ड बता दे, भाई ऐसा सवाल आता था, एक एक पॉइंट बता दे, सारे मैं लिख दूंगा, और वो लिखते भी थे, पता नहीं क्या लिखते थे। पर ठीक है,
है ना। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं आज की पूरी कहानी प्रशांत भैया की जुबानी। चलिए देखते हैं क्या पढ़ा था। प्लांट वाला सेक्शन में हटा देता हूं, वो पहले रिवाइज करा दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री वो नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो, बेसिकली एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसकी मदद से अपन एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, एनिमल से हम चीजों को ले रहे हैं, है ना। ठीक है, और क्या क्या चीजों को ले रहे हैं, एग, मिल्क, उसके साथ साथ क्या, मीट को। सबसे पहले हमने पढ़ा कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग जैसे कि आपकी काउ, बफेलो, उनकी हम फार्मिंग करते हैं। उनकी मदद से हम क्या करते हैं, दो चीजें होती हैं, एक होती है मिल्क प्रोडक्शन, दूसरा होता है आप अपने फार्म्स के अंदर उनको यूज कर रहे होते हो। तो ये दो टाइप के आपके बेसिकली कैटल्स होते हैं, है ना। अब इनके लिए हमें क्या करना रहता है, इनको हमें शेल्टर मैनेजमेंट हमें करना रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या, कि उस लैक्टोस, है ना, कि वो दूध कितने समय तक दे रही है, वो जो टर्म्स होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है। उसके साथ साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी जो कि क्या था, क्रॉस ब्रीडिंग। हम क्या करते हैं, एक ऐसी काऊ थी, है ना, जो कि जिसका जो पीरियड था वो बहुत कम था, जबकि एक ऐसी काऊ थी जिसका पीरियड बहुत ज्यादा था बट उसकी इम्यूनिटी कम थी। आपस में हमने क्रॉस कराया और एक नया जो यंग वन आया उसके अंदर दोनों चीजें थी, है ना। बहुत बढ़िया, है ना। तो लैक्टेशन पीरियड उसका ज्यादा हो गया था। यहां तक समझ आ गया था। ये अपना कैटल का था, बाकी कैटल में डिसीज लग सकते हैं, वो सारी चीजें तो पढ़ी ली थी। अब अगला हमने पढ़ा पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में हमने क्या देखा, हमने देखा कि यार पोल्ट्री फार्मिंग में दो टाइप के हैं। क्या है, एक तो बॉयलर्स जो कि बॉयल होने हैं यानी मीट बननी है, एक है आपके लेयर्स जो कि एग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ साइंटिफिक नेम थे जो कि मैंने आपको याद करने के लिए बोले थे, वो सब आपको याद करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जो डिफरेंस था बॉयलर्स और लेयर्स का, वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हमारे किसके ऊपर, आगे फिश के ऊपर। फिश के अंदर हमने पढ़ा, फिश में हमने पढ़ा कि अलग अलग कल्चर के बारे में हमने बात करी, है ना। एक तो वो है जो कि हम डायरेक्टली फिश को बाहर निकाल लें, और एक है जहां पर हम कल्चर बनाएं, एक खुद का कल्चर बनाएं, खुद के टेम्परेचर फिक्स करें, उसके अकॉर्डिंग फिश को हम जल्दी से ग्रो करवाएं। ठीक है, और उसी के अंदर हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर्स, है ना। और एक कल्चर जो कि आप सभी को याद रहना चाहिए, वो क्या है, वो है आपका बेसिकली एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, साथ साथ में राइस ग्रो कर रहे हो, साथ साथ में फिश आ रही है। उसका क्या नाम है, जल्दी से कमेंट के अंदर बता दो। इसके अंदर राइस भी ग्रो कर रहे हैं और साथ साथ में फिश भी आ रही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कल्चर्स के बारे में हमने डिस्कस करा, वो सब याद रहना चाहिए। उसके बाद हमने बी कीपिंग के बारे में डिस्कस करा, बी कीपिंग का क्या प्रोसेस होता है, बी कीपिंग क्यों यूजफुल है। मैंने आपको बताया इटालियन बी मेलिफेरा नाम याद रखना है, साथ साथ में क्यों इंपॉर्टेंट है, वो 4 फीचर्स याद रखने हैं। यहां पर बेसिकली ये चैप्टर होता है आपका समाप्त, और कुछ सवाल देख लेते हैं फटाफट से। एक सवाल बता दो, चिंटू लाल इज एन ऑर्गेनिक फार्मर। अरे वाह, चिंटू लाल इज बैक बेटा, क्या बात है। इसकी तो हत्या हो गई थी ना पिछले चैप्टर में। चिंटू लाल वो है, चिंटू लाल मरता नहीं है, चिंटू लाल इमॉर्टल। ऑर्गेनिक फार्मिंग लुकिंग टू इंप्रूव अ सॉइल फर्टिलिटी, ही वांट्स टू नो वेदर ही शुड यूज ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर। क्या करना चाहिए उसे भाई, बताओ भाई। चिंटू लाल को बोलो ऑर्गेनिक यूज करे, मैन्योर यूज करे, भैया फर्टिलाइजर मत कर। फर्टिलाइजर जो है वो क्या करता है, बोल। फर्टिलाइजर जो है आपके सॉइल को खराब करता है, पानी में डिसॉल्व होता है, आपकी वाटर बॉडीज को खराब करता है। इस वजह से उसे क्या करना है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ ही उसे आगे बढ़ना है। अब देखते हैं आगे, बॉयलर्स इज यूज्ड फॉर डैश प्रोडक्शन। क्या लगता है आपको, बॉयलर्स किसके प्रोडक्शन के लिए, अभी बताया यार बॉयलर्स, एक तो इतनी अच्छी ट्रिक बता दी मैंने तो मैं खुद ही हंसता रहूंगा। क्या मीट के लिए वो काम आ रहे होते हैं आपके, ये आपको पता ही है। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ हनी बी इज एन इटालियन स्पीशी। इनमें से कौन सी स्पीशी बेटा, जल्दी से बता दो चैट के अंदर, कौन सी इटालियन है। अभी बताया कौन सी, मेलिफेरा, याद आ गया मेलिफेरा। उसके साथ साथ अगला सवाल आ जाता है 7 यानी थाला फॉर द रीजन, पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज फॉलोइंग। क्या काम के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। तो पोल्ट्री बोल देता हूं बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पोल्ट्री होता है। एक बच्चा चैट में लिखेगा भैया वो पोल्ट्री होता है, पढ़ ले चुपचाप। देख क्या क्या काम होता है। पहली चीज है, एक तो हम पोल्ट्री फार्मिंग से एग प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, चिकन मीट को भी हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी 1 and 2 यानी बी ऑप्शन इज द एक्यूरेट ऑप्शन। डन डन, यहां तक समझ आ गया। अच्छा, अब एक सवाल मुझे तुमसे और पूछना है ना। एक सवाल अपना शायद मिस हो गया बीच में से, वो तुम बताओगे। ये इमेजिन करो, इफ देयर इज अ लो रेनफॉल इन अ विलेज थ्रू आउट द ईयर, व्हाट मेजर विल यू सजेस्ट द फार्मर। अगर पानी की कमी है क्या बोलोगे, कौन सा इरिगेशन बताओगे, सोचो बताओ। ड्रिप याद आया, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो इरिगेशन होता है जिसमें बूंद बूंद कहां पर जाती है, डायरेक्ट रूट्स के अंदर जाती है, वो जो इरिगेशन होता है, उस इरिगेशन की मदद से क्या होता है, अपने प्लांट्स जल्दी
ग्रो करेंगे और पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इरिगेशन है। तो ऐसे लॉजिकल सवाल यहां पर आ रहे होते हैं। और मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, यहां पे हम चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। लगा बोरिंग? लगा ना इंटरेस्टिंग? आया ना मजा? नहीं था ना बोरिंग? बहुत बढ़िया। ये ना एक फील है, मुझे नहीं पता तुम्हें स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है, मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए ना एक फील है तुम्हें पढ़ाना। मैं चाहता हूं यार तुम्हें ऐसे ऐसे एग्जांपल्स, ऐसी ऐसी स्टोरीज, ऐसी ऐसी कहानी से समझाऊं ना कि तुम बोलो ना यार कि भैया मजा आया। जब तुम बड़ी क्लासेस में जाओ, 10th में जाओ, 11th में जाओ, तुम बोलो भैया साइंस तो फेवरेट है अपना, प्रशांत वैसे साइंस पढ़ा था, क्या पढ़ाया था, मजा आ गया था। मैं वो चाहता हूं। और एक चीज समझ लेना यार, अगर अपने सपने अचीव करने हैं, डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंको। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करो, मेहनत लगाओ, और तुम कर सकते हो। मुझे पता है तुम कैपेबल हो, यू कैन डू इट। इस बात को याद रखेंगे। ऑन दिस नोट आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। क्या है आपकी आज की कहानी, आज की लाइन? कल्टीवेट एम्बिशन, हार्वेस्ट एक्सीलेंस, है ना? ठीक है, याद याद रहेगा, है ना, कि भाई हमेशा सपने बड़े देखो और उसको अचीव करो एक्सीलेंस के साथ, है ना? चलिए, और ये किसकी शायरी है? इंप्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्स की शायरी है। चलिए, ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कौन सा लेक्चर चाहिए? अगर आपको लेक्चर पसंद आया, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा देना। आपके मैसेजेस में नहीं देख पाता, है ना, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं एक स्टोरी लगाओगे मैं जरूर देख लेता हूँ। कैसा लगा? अच्छा भी नहीं भी लगा होगा तो भी बताना, ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊँ। तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ा हूं। अच्छा लगेगा तो तारीफ करना, नहीं लगेगा तो इंप्रूव करूंगा, बट तुम जरूर बताना। चलिए, शुक्रिया, टेक केयर।